फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाला है। काफी छोटा, काफी सिंपल सा सब्जेक्ट है। पीपल्स मिलिटिया बना लेते हैं, अपनी सेना बना लेते हैं, आने दो राजा की सेना को हम देख लेंगे। पीपल्स मिलिटिया बना लेते हैं। 1774 की बात है। कहानी शुरू होती है किसके साथ? लुई 16 के साथ। मैंने इनके 13 इलाके, 13 कॉलोनीज को क्या करवाया है? फ्री करवाया है। 90% जो फ्रांस में पॉपुलेशन है वो किसकी है? पीजेंट्स की है। नोबल क्लास, क्लर्जी क्लास और आपका थर्ड एस्टेट। जो भी खेत में प्रोड्यूस हुआ है वो 1/10 चर्च को जाएगा। डंडे वंडे उठाए, कुल्हाड़ी, कस्सी, फावड़ा जो उठाया उठा के चल पड़ते कहां पर? चैट्यूक्स के यहाँ पर। नेशनल असेंबली ने क्या पास किया? डिक्री मतलब एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया? कि फ्यूडल सिस्टम नहीं रहेगा। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो कैसे हैं हमारे बच्चे? आई होप आपकी हिस्ट्री की रिवीजन जो 2 बड़े बड़े चैप्टर्स थे वो अब तक आपको बहुत अच्छे से हो गई होगी और आपको समझ में भी आ गए होंगे। ये चैप्टर की डिमांड बार बार आप कर रहे थे कि सर ये वाला होगा कि नहीं होगा, कब आएगा। सो फाइनली पेशेंस जो है वो आपका खत्म हुआ। ये चैप्टर आना था, आना भी था ही, बस मैंने क्या किया था, थोड़ा सा शफलिंग की थी इस बार। फर्स्ट ना करा के पहले थर्ड, सेकंड, फर्स्ट ऐसे करा दिया। थोड़ा सा जो है लेंथी चीजों को पहले इजीली समझा दिया है। बहुत इजी चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आज हम करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को तो लगा कि सर ने शायद ये बीच का स्किप कर दिया, पता नहीं पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ना जाने सर के पास ऐसी कौन सी खबर आ गई जिसमें फर्स्ट चैप्टर शायद है नहीं। तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, सब मिथ है, सब बेकार है। ये चैप्टर होना था, हो रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाला है। काफी छोटा, काफी सिंपल सा सब्जेक्ट है। बात कहूं तो बहुत सिंपल है, बस सिंपल सी बात है, इतना ही सिंपल है ना। सिंपल हो रहा है तो समझ लीजिए, वन शॉट पूरा लेक्चर रहने वाला है। शुरुआत करते हैं कैसे? तो अगर आप लोगों को पता हो 14 जुलाई 1789 की डेट आपकी एक चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों को दे रखी है। 14 जुलाई 1789 को आपने सुना कि जो शहर है, जो सिटी है, पेरिस जो शहर आपको दिख रहा है, उसमें क्या फैला हुआ है? एक स्टेट ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन है। स्टेट ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब ये है कि वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा दिल की धड़कन तेज हो रखी है, कुछ लफड़ा होने को है। अलार्मिंग सिचुएशन हो रखी है, लोग परेशान है। अलार्मिंग सिचुएशन किस लिए है? क्योंकि वहां पर एक र्यूमर फैला हुआ है। क्या है? वहां पे रूमर्स फैले हुए हैं। क्या रूमर्स है? कि जो किंग है उसने क्या कर दिया है? ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर किसको? अपनी ट्रुप्स को। क्या? कि जाकर क्या करना है? लोगों पर अटैक करना है। किस पर करना है? पीपल्स पर अटैक करना है। यही पीपल्स जो है डर के मारे टाउन हॉल में, मतलब ऐसा सिटी में आके इकट्ठे हो जाते हैं। लगभग कितना? 7,000 मैन एंड वुमेन, 7,000 मैन एंड वुमेन आके इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बना लेते हैं? पीपल्स मिलिटिया बना लेते हैं, अपनी सेना बना लेते हैं, आने दो राजा की सेना को हम देख लेंगे। पीपल्स मिलिटिया बना लेते हैं। पर कोई भी मिलिट्री तब तक किसी काम की नहीं जब तक इनको क्या चाहिए? वेपन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? वेपन चाहिए। वेपन कहाँ से मिलेगा? इसीलिए ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करते हैं। क्या करते हैं? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करते हैं। घूम रहे हैं इधर उधर, किसकी तलाश में? इन सर्च ऑफ वेपन्स। किसकी तलाश में? इन सर्च ऑफ वेपन्स। पहुंचते पहुंचते जाते हैं ईस्टर्न साइड कंट्री, मतलब सिटी के ईस्टर्न साइड जाते हैं। जब ईस्टर्न साइड जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वेपन चाहिए। और वहां क्या है? बेस्टाइल जेल है। क्या है वहां पर? बेस्टाइल प्रिजन है। प्रिजन है तो ऑब्वियसली बात है वहां पर सैनिक होंगे, राजा के सैनिक होंगे, तो मारेंगे पीटेंगे और उनसे हथियार छीन लेंगे। वहां जाते हैं, जो बेस्टाइल जेल का जो कमांडर है, उसको क्या कर देते हैं? ये उसका मर्डर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मर्डर कर देते हैं। उसके बाद रिलीज्ड किसको? प्रिजनर्स को हटा दे, मतलब वहां से निकाल देते हैं। हथियारों की तलाश जाहिर है आपनी चल रही है, प्रिजनर्स को मतलब बाहर निकाल देते हैं। टोटल प्रिजनर कितने थे? 7 प्रिजनर थे, हालांकि ज़्यादा नहीं थे। इसी तलाश में वो लड़ाई जो है जारी है। और ये जो र्यूमर है, इसी र्यूमर ने ये सब कर दिया। हालांकि ये घटना आपको एकदम सडनली स्टार्टिंग में मैंने बता दी है। बीचों बीच आएगा इसका इंसिडेंट आएगा जब महिलाएं जो है ब्रेड्स के लिए लड़ाई लड़ेंगी, मेल जो है नेशनल असेंबली बना के राजा के खिलाफ लड़ रहे होंगे, तब राजा ये ऑर्डर देता है, तब आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको सिर्फ कनेक्टिंग है कि स्टार्टिंग ऐसे हुई है, सिर्फ सिंपल सा है। तो कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, कैसे सब क्या हुआ, पढ़ते हैं। ये रही पहली स्क्रीन आपके सामने, क्या देख पा रहे हैं? 1774 की बात है। कहानी शुरू होती है किसके साथ? लुई 16 के साथ। लुई 16 कौन है? लुई 16 बच्चों एक किंग है जिसकी डायनेस्टी, हर राजा का एक वंश होता है, एक राजा की फैमिली होती है। जैसे चौहान डायनेस्टी है
है ना। जैसे आप कहेंगे कि इल्तुतमिश की अपनी दिल्ली सल्तनत थी, इसमें तमाम लोग थे, मौर्यन एम्पायर था, तो वैसे ये इस राजा का जो डायनेस्टी है, इस राजा का जो वंश है वो बर्बन है। क्या है? वो बर्बन डायनेस्टी से ये बिलोंग करता है। मतलब इसकी जो थी अपनी रियासत थी वो बर्बन थी, उसका नाम बर्बन था। उसका एक राजा है लुई 16 राजा है। लुई 16 की कहानी सुन लीजिए। लुई 16 जब राजा बने तो इनकी एज जो है क्या थी? 20 थी। एट द एज ऑफ 20 क्या बने थे बच्चों? ये बने थे किंग। लुई 16 क्या बनता है? 20 साल की उम्र पे राजा बनता है। नौकरी मिल गई, एक तरह की नौकरी हो गई, राजा बड़ा हो गया, तो चलो बच्चे की शादी कर लेते हैं। शादी होती है राजा की किसके साथ? मारी आंटी के साथ। मारी आंटी कौन है? मैरी एंटोनेट के साथ। मैरी एंटोनेट के साथ शादी होती है। शादी के बाद तमाम सपने बुनती है लड़की, मतलब कि ऐसा आंटी बुनती है। पर राजा परेशान है। क्यों? क्योंकि राजा को पता चलता है कि उसका खजाना तो क्या है? खाली है। राजा का जो ट्रेजर है वो क्या है बच्चों? एम्प्टी है। ट्रेजर मतलब क्या होता है? खजाना होता है। क्या होता है? खजाना होता है। उसके पास पैसा नहीं है, राजा परेशान है। अचानक मैंने राजा से पूछा, राजा जी परेशान क्यों है? राजा ने बोला, क्या बताऊं जोगिंदर सर, मैं तो बहुत परेशान हूं, और परेशान होने का रीजन ये है कि जो मेरे पास पैलेस ऑफ वर्साइल्स है, जो महल है, उसका रख रखाव करने में मुझे बहुत खर्चा लगता है। पैलेस ऑफ वेल्स में क्या लगता है? खर्चा होता है। उसकी मेंटेनेंस में क्या होता है? खर्चा होता है। मैंने बोला अच्छा, बस इतनी सी बात है, और कोई दिक्कत? बोला नहीं, मैंने जो अमेरिका की मैंने हेल्प करी है। क्या किया है? हेल्प किसकी? अमेरिका की। क्यों करी है? मैंने बोला तो बोलते हैं मैंने इनके 13 इलाके 13 कॉलोनीज को क्या करवाया है? क्या करवाया है? फ्री करवाया है। किससे करवाया है? हमारा कॉमन एनिमी ब्रिटेन से कराया है। मैंने बोला तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तो चल क्यों ना तेरी मदद कर दूं। इसके कारण मुझ पर क्या हो गया है? 2 बिलियन लीवर का कर्ज चढ़ गया है। लीवर्स क्या होता है? करेंसी है फ्रांस की, जो पुराने टाइम में यूज होती थी। तो लीवर्स, 2 बिलियन लीवर्स का कर्ज चढ़ गया है। लीवर्स क्या है? करेंसी है बच्चों, उसका कर्ज चढ़ गया। मैंने बोला बस, और भी कोई प्रॉब्लम है? बोला है ना यार प्रॉब्लम। जिन लैंडर से मैंने पैसा लिया था, जिन लैंडर्स ने मुझे पैसा दिया था, नाउ दे बिगिन चार्जिंग। कितना चार्ज कर रहे हैं? 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इस 10% इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? ह्यूज अमाउंट जो है मुझे रीपे करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? ह्यूज अमाउंट रीपे करना पड़ रहा है। इसके अलावा मैंने जो ये सेना वेना रखी हुई है आप देखेंगे, इसके अलावा मेरी आर्मी, महल का खर्चा, मेरे ऑफिस, क्या इसके अलावा मेंटेनेंस किसकी? आर्मी की। किसकी? मेंटेनेंस आर्मी की, मेरे ऑफिस की, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन की, मेरी यूनिवर्सिटीज की। इन सबको क्या चाहिए? इन सब की मेंटेनेंस के क्या चाहिए? इनको मनी रिक्वायर्ड है। मनी रिक्वायर्ड है। इस मनी की रिक्वायरमेंट के लिए ही तो मैं आगे बवाल करूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, कर लेना बवाल, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। पर आप समझेंगे इससे मनी की जो रिक्वायरमेंट है, इससे मनी की जो रिक्वायरमेंट है, इन सब काम के लिए क्या फुलफिल हो पा रही है? तो नहीं, मनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। क्योंकि महल को भी खर्चा रखना है, महल का भी मेंटेनेंस करनी है, आर्मी रखनी है, ऑफिस है, यूनिवर्सिटीज है, स्कूल है। इसके अलावा आपका जो है क्या देखेंगे? वो सब लड़ाई में जो मदद की है, लैंडर से पैसा लेना, ये सब कारणों से उसका खजाना खाली है। राजा के साथ बैठ के मैंने डिस्कशन करा पूरी तरीके से, पर मैंने उस राजा को एक बात समझाई। क्या? कि भाई तुमको पैसा चाहिए? बोला हाँ। मैंने कहा पैसा नहीं मिल पा रहा है। राजा ने बोला क्यों? मैंने बोला देखो, तुमने 3 सेक्शन, तुम्हारे यहाँ जो इलाका है ना वो 3 में बटा हुआ है। क्या है? 3 एस्टेट में तुमने बांट रखा है। क्या बांट रखा है तुमने? सबसे पहले क्लर्जी क्लास, चर्च के लोग हैं, फिर तुम्हारे पास नोबल क्लास है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास 3rd एस्टेट आता है, जिसमें डिवीजन मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करी हुई है तुमने। बोला ठीक है। तो 3 एस्टेट यहां पर जो बटे हुए हैं राजा के टाइम पर। अब राजा के पास पैसे की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है। अब पैसा जो है आप देखेंगे ना तो यहां से आता है ना यहां से आता है, सिर्फ टैक्स ये पे कर रहा है। यानी कि 3rd एस्टेट के पास ही टैक्स पेइंग क्या है? लायबिलिटी है। टैक्स पेइंग की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। बाकी के लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, बाकी के लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या है आप देखेंगे, जो 90% जो पॉपुलेशन है, 90% जो फ्रांस में पॉपुलेशन है वो किसकी है? पीजेंट्स की है। पीजेंट्स की है। पर इनके पास जो लैंड है वो आप देखेंगे कितना है? बहुत कम है। फ्यू हैड
लैंड। वहीं बात करें 60% जो लैंड है वो किसके पास है? नोबल्स के पास, क्लर्जी के पास और अदर रिच पीपल के पास, अदर रिच पीपल्स के पास। देखिए आप, सिंपल सी बात है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों की समस्याएं जो है वो एक सीधी सी है कि भाई इनके पास टैक्स देने की जो लायबिलिटी है वो थर्ड एस्टेट को दे रखी है। जमीन का मालिकाना हक जो है वो इनके पास ज्यादा है। पॉपुलेशन इनके पास जमीन कम है। पॉपुलेशन इनकी कम, इनके पास जमीन जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो इस कारण आप देखेंगे कि जमीन के मालिकाना हक जो इनके पास कम है। और इस थर्ड एस्टेट में भी आपको क्या मिलेगा? थर्ड एस्टेट में भी आपको मिलेगा क्या बच्चे? आपको मिलेगा कि जमीन का जो हक है वो कुछ ही लोग रख पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड एस्टेट में आपको जनरली देखने को मिलते हैं दो डिवीजन। यानी कि अगर मैं थर्ड एस्टेट की बात कर लूं ना, तो थर्ड एस्टेट में अभी से अपने दिमाग में बिठा लो, दो तरह के लोग हैं, एक रिच है और एक पुअर है। एक रिच है और एक पुअर है। ये रिच के पास ही जमीन थी, जो फ्यू हेड लैंड है ना, ये वो रिच है, बाकी के पास कुछ नहीं है, बाकी सब इधर है, बाकी सब इधर है। तो तीन एस्टेट में आपने डिवीजन किया है। क्लर्जी, जिसको नो टैक्स पे करना है, इसको नो टैक्स पे करना है, और थर्ड एस्टेट को इसको क्या करना है? टैक्स पे करना है। इस थर्ड एस्टेट में मैंने आपको बताया कि एक तरह से आपने दो डिवीजन मान लिए मेन तो, कि एक तो पढ़े लिखे लोग, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट, लॉयर, प्रोफेसर, दूसरे पीसेंट्स एंड आर्टिसन। उस पीसेंट आर्टिसन की कैटेगरी अगर मैं देखूं तो पूरी तरीके से गरीब और गरीब। दूसरा डिवीजन क्लियर है, अलग है। तीन डिवीजन है मेनली, तो आपको तीन पढ़ने हैं, नोबल क्लास, क्लर्जी क्लास और आपका थर्ड एस्टेट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए क्या है कि आप देखेंगे कि जो नोबल क्लास है, जो नोबल क्लास है जिसको देख रहे हैं आप, इस नोबल क्लास के पास क्या है? ये रिसीव करता है फ्यूडल ड्यूज ऑल्सो। फ्यूडल ड्यूज की परमिशन इसको है। अब इनके बेनिफिट देख लेते हैं कि अगर ये टैक्स पे नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं। ये बंदा लेता है टैक्स, जिसमें आपका आता है एक टिथे। टिथे क्या था? 1/10 एग्रीकल्चर, जो भी खेत में होगा उसका 1/10 मुझे चाहिए, है ना, वो मुझे चाहिए। इसके पास क्या है? इसके नोबल क्लास के पास है आपका क्या? आपके फ्यूडल ड्यूज। फ्यूडल ड्यूज, अगर फ्यूडल ड्यूज कोई नहीं पे कर पाता था, इफ नॉट पेड बाय एनीवन, तो उनको लैंडलॉर्ड के यहां पर क्या करनी पड़ती थी? नौकरी करनी पड़ती थी, सर्विस करनी पड़ती थी। पैसा नहीं करता तो गुलामी करो। तो मतलब ये भी मुक्त कर से उल्टा ले रहा है, उसको मिल रहा है, ये वाला बंदा सिर्फ पे कर रहा है, यही वाला बंदा सिर्फ पे कर रहा है। तो टैक्स जो है टिथे होता था, टिथे जो है वो 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी खेत में प्रोड्यूस हुआ है वो 1/10 चर्च को जाएगा। 1/10 चर्च को जाएगा, तो चर्च के पास मौज हो गई। इसके अलावा स्टेट को भी कुछ टैक्स जा रहे थे, डायरेक्ट टैक्स जा रहे थे, जिनमें एक टैक्स है टाइल है, टाइल टैक्स है। ये क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, जो किसको जाता है? स्टेट को जाता है। तो एक चर्च को टैक्स दो, एक स्टेट को टैक्स दो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट टैक्सों में और गिनती में कंजप्शन टैक्स भी थे, और कुछ कंजप्शन टैक्स भी थे जो कि आपके सॉल्ट पर, आपकी टोबैको पर जाते थे, जो आम आदमी को देने पड़ते थे। तो आम आदमी के ऊपर टोटली बर्डन है टैक्स पे करने का, ये आपको समझ में आ गया है। ये सब में कैसे जोड़ोगे इसको? ये सब पे कर रहा है थर्ड एस्टेट, दो एस्टेट नहीं पे कर रहे हैं। तो राजा का खजाने का जो खर्चे की जो पूरी जिम्मेदारी है भरने की, वो इन पर आ रही है। बाकी के दो लोग ऐश कर रहे हैं, इसलिए राजा का खजाना भी कम आ रहा है, क्योंकि भाई दो तो दे नहीं रहे, एक दे रहा है, जिसके पास थोड़ी एबिलिटी भी कम है और एलिजिबिलिटी भी कम बनती है। अब क्या हुआ? अब शुरुआत होती है जिंदगी में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम की। स्ट्रगल टू सर्वाइव कैसे शुरू होता है? लोगों का स्ट्रगल टू सर्वाइव ऐसे शुरू हुआ, 1715 से लेकर 1789 में कुछ प्रॉब्लम आई। 1715 से लेकर 1789 में कुछ प्रॉब्लम आई। यहां पर जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन, और यहां आते आते हो गई आपकी 28 मिलियन। जब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी तो ऑब्वियसली बात है इनके लिए मोर फूड चाहिए था, डिमांड फूड की बढ़ी, डिमांड फूड की बढ़ी। अब जो प्रोडक्शन थी, जो आप देख रहे हैं, जो डिमांड जो फूड की है, वो जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके साथ मीट नहीं कर पाई, मैच नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जो क्रॉप प्रोडक्शन थी, जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो लो थी, वो लो थी। इस लो के कारण ये डिमांड मीट नहीं हो पा रही। तो जो डिमांड मीट नहीं हो पाई, प्रोडक्शन कम है, तो फिर जो ब्लैक मार्केटर थे, जो होल्डर थे, जो दुकानदार थे, उन्होंने उठाया क्या फायदा? फायदा क्या उठाया?
उन्होंने स्टार्ट कर दी होर्डिंग। उस होर्डिंग के चलते हुए प्राइस जो हो गए ब्रेड के, प्राइस ऑफ ब्रेड क्या हो गया बच्चों, वो राइज होने लगा। लोगों को और ज्यादा दाम देने पड़ रहे, खाना है नहीं। जब चीजें खाने के लिए कम होती है तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उस रेट उसके दाम बढ़ाते थे, वो दाम बढ़ने लगे। दाम बढ़ने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम पे कर देंगे। बट पे क्या करेंगे, जो ज्यादातर पीजेंट्स और वर्कर्स आप देख रहे हैं, जो पीजेंट्स और वर्कर्स आप देख रहे हैं, ये लोग कहां वर्क करते थे, वर्क करते थे कहां पर, इन ऑनर्स, रिच पीपल्स के यहां पर, इनके यहां पर, जो कि इनको सैलरी क्या देते थे, काम के बदले सैलरी देते थे बहुत लो। जिनकी फैक्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं, जिनकी इंडस्ट्री में ये काम कर रहे थे, या जिनके यहां भी काम कर रहे थे, उनको तनख्वाह देते थे कम। इस लो के चलते इनके पास जो परचेसिंग पावर थी, जो ब्रेड खरीदने की जो पैसे चाहिए, परचेसिंग पावर थी, वो लो थी, वो लो थी। चलो ये एक समस्या है कि तनख्वाह नहीं है तो खरीदे कहां से। दूसरा क्या हुआ कि नेचुरल कैलेमिटी ने भी इनको मारा। नेचुरल कैलेमिटी से भी जो है, जो क्रॉप है वो कम आई। कैसे कम आई, इस हेल और स्नो का बढ़ना गिरना, साथ में इस सूखे का आ जाना, पानी जब ऊपर से पड़ा नहीं, जब ड्रॉट कंडीशन बन गई तो क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से सिचुएशन और बुरी हो गई। तो आई होप समझ गए सिचुएशन कैसे बुरी हो रही है। स्ट्रगल टू सर्वाइव कैसे मानोगे कि सर पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना, साथ में सैलरी का लो होना, उसके अलावा स्नो और हेल का गिरना, ड्रॉट का आना, इसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड लेस था, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज होता गया। जब ये सब होता गया तो लोगों ने, आपने देखा कि भाई जिंदगी जब मुश्किल है तो लोगों ने जो है फिर राजा के जेल पर हमला तो बोला ही है, राजा के जेल पर हमला तो बोला ही है, राजा के खिलाफ मुहिम छेड़ देते कि भाई हमारी जिंदगी कोई सक्सेस में चल नहीं रही है। अब आपको देखने को मिलेगा ऐसे ही आपको एक नई क्लास निकल के आती है जिसने लड़ाई लड़ी कि भाई जनता, देखो यहां तक जनता पूरी परेशान है। अब जनता ने बोला कि भाई कोई इसको खात्मा कर सकता है, तो आपको नजर आएगी एक क्लास जिसका नाम था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास किस एस्टेट से बिलोंग करती है? थर्ड एस्टेट से बिलोंग करती है। अभी तक परेशानी सिर्फ ज्यादातर थर्ड एस्टेट महसूस कर रहा है क्योंकि उसके पास ही पैसा नहीं है, बाकी सब तो रिच है। ये मिडिल क्लास भी रिच है एक तरह से। क्यों रिच है? क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसने जो पैसा कमाया है वो कमाया है बच्चों थ्रू दी ट्रेड, थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। जो बाहर के देशों से व्यापार किया वो सब किया, क्योंकि पढ़े लिखे थे, इनके पास पैसा भी था, तो अपॉर्चुनिटी थी, इन्होंने कमाया, इन पे पैसा था। तो जो अभी तक ऐसा नहीं है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, अभी तक ये जो मूवमेंट हो रहा है, राजा के जेल पर तो चलो हमला 14 जुलाई 1789 में किया है, राजा पर अटैक वटैक चलते आए हैं, कोई पहली बार अटैक नहीं हो रहा था, अभी तक हो रहा था। तो ये जो पीजेंट्स ने अटैक किया, ये जो पीजेंट्स ने अटैक किया, ये जो वर्कर्स ने अटैक किया, इसमें एक प्रॉब्लम थी, इनमें एक प्रॉब्लम थी। इसको सही राइट गाइडेंस नहीं थी इनके पास, राइट गाइडेंस नहीं थी इनके पास। लड़ाई तो कोई भी कर लेता है, सही तरीके से ना लड़ी जाए तो लड़ाई बेकार है, तो वो ये लोग नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने जिम्मेदारी दी कि भाई तुम हमारे थर्ड एस्टेट के बंदे हो, अमीर आदमी, थोड़े पढ़े लिखे हो, सही तरीके से लड़ाई कर सकते हो। तो मिडिल क्लास ने जिम्मेदारी ली। मिडिल क्लास में आपके लॉयर्स, प्रोफेशनल वकील्स, आपके यूनिवर्सिटी टीचर, रिच बिजनेस क्लास, इन्होंने जिम्मेदारी ली। और इन सबका क्या मानना था? इन सबका मानना था कि अगर किसी भी इंसान को सोसाइटी में केवल इस वजह से बेनिफिट मिल रहा है कि वो जन्म से राजा का बेटा है, वो गलत है। यानी कि मेरिट बेस्ड होना चाहिए, मनी बेस्ड या फिर पीछे से चली आ रही परंपरा नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी, आप देखें बाय बर्थ से कुछ नहीं मिलना चाहिए, मेरिट बेस होना चाहिए, इनका मानना था। तो ऐसे ही दो लोग, दो फिलोसफर जिनका नाम है जॉन लोके और आपके जीन जैक रोजे, और एक आएंगे आपके मॉन्टेस्क्यू, ये दो तीन फिलोसफर ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई। पहले बात कर लेते हैं लोके ने क्या बोला। लोके ने बोला कि हमारा भाग्य है, उसका फैसला कोई राजा करे, ये सही नहीं है। तो ही डिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। राजा हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात बताई उन्होंने किसमें? टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में। ये किसकी किताब है? लोके की किताब है, लोके की किताब है। उसके बाद रूजे ने ऐसा ही कुछ आइडिया बताया। उसने बताया कि सरकार बने तो इस तरीके की बने जिसमें डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि आपको जनता की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जनता की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ऐसा डिवीजन ऑफ पावर। एक्चुअल में जो डिवीजन ऑफ पावर बताया कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर ही कर देना है, वो बताया किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बताया? तो यहां पे रूसे का जो डिवीजन दिख रहा है वो दूसरे तरीके का है। किस तरीके का डिवीजन ऑफ पावर है? कि भाई एक एग्रीमेंट साइन कर ले राजा और जनता के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, कि आप और हम। और यहां पर रूस मॉन्टेस्क्यू ने जो बताया वो बताया कि पावर को ही इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं
3 लेवल में, जिसमें आपका लेजिस्लेटिव होगा जो कानून बनाएगा, जैसे आज हमारे एमपी हैं, फिर एग्जीक्यूट करने वाले होंगे आईएएस ऑफिसर वगैरह, ये सब एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद एक होगी जुडिशरी जो इन दोनों के फैसलों पर नजर रखेगी। जो डिवीजन ऑफ पावर इनटू लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है वो मॉन्टेस्क्यू ने बताया, और जो कॉन्ट्रैक्ट है डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव जो बताया वो रूजे ने बताया। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि है तो ये भी एक डिवीजन लोग और लोगों के चुने हुए नेताओं के बीच में, यहां पर 3 पे है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूजे जॉन लॉके ने क्या बताया, 2 ट्राइब्स ऑफ गवर्नमेंट में कि राजा हमारे भाग्य का, डिवाइन का और राइट एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क नहीं हो सकता है। रूजे ने क्या बता दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बताया, डिवीजन ऑफ पावर। यही फिलोसफर की जो बातें हैं वो जब लोगों को समझ में आने लगी, लोग जो है चर्चा करने लगे। कॉफी हाउसेज में बात हो रही है, भाई साहब क्या बढ़िया बात है। सैलून्स में नाई के पास बाल कटाने आए हैं, चर्चा हो रही है, कटिंग कराइयो बाद में, पहले सुन ले मेरी बात, सही कह रहा है, थाम लो रूजे और मॉन्टेस्क्यू और लोके का साथ। ये बातें होने लगी, जगह जगह चर्चाएं आने लगी, लोगों के दिमाग में ख्यालात बुनने लग रहे हैं। तो हमने पूरे लेक्चर में आपको आई होप कि समझ में आ गया है। हमने शुरुआत करी थी क्या बच्चों कि जो लुई 16 है वो क्या है, बर्बन डायनेस्टी का राजा है, बर्बन किंग्स का है, ठीक है ना। ये किंग बन जाता है 1774 में, एज है 20, ठीक है। इसके बाद इसकी होती है शादी, किससे, मारी आंटी यानी मैरी एंटिनॉइड से, है ना। इस शादी के बाद क्या मिलता है, एम्प्टी ट्रेजर। क्या मिलता है, एम्प्टी क्या मिलता है, ट्रेजर मतलब बच्चों होता है खजाना यानी कि नो पैसा। अब इसके पास पैसा नहीं है। इस पैसे ना होने के पीछे रीजन मैंने आपको बताए हैं। क्या था भाई, पैलेस ऑफ वर्साइल्स का होना, मेंटेनिंग आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, यूनिवर्सिटी, ये। इसके अलावा और क्या बताया मैंने आपको, हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज। उसके बाद अमाउंट, जिसे आप इंटरेस्ट कह रहे हैं, इंटरेस्ट कितना, 10% किसको, लैंडर्स को। इस सब की वजह से उसका खजाना खाली था। 1789 से पहले जो चलता था वो ओल्ड रिजाइम, जो टर्म यूज करते आए, जिसके अकॉर्डिंग जो था 3 एस्टेट सोसाइटी में हुआ करते थे। 3 एस्टेट जो है सोसाइटी में हुआ करते थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। कोई बता सकता है, कमेंट में बताइए, फर्स्ट एस्टेट में कौन था, सेकंड एस्टेट में कौन था, थर्ड एस्टेट में कौन था। थर्ड एस्टेट, अगर इन एस्टेट्स की बात की जाए तो आप सभी को अच्छे से पता है कि इस फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी क्लास को रखा गया था, सेकंड एस्टेट में नोबल क्लास को रखा गया था, एंड थर्ड एस्टेट में आपके थोड़े बहुत रिच बिजनेसमैन से ही समझ लेना कि वकील ये सब हैं। उसके बाद आपके पीजेंट्स, वर्कर्स ये सब, उसके अलावा आपके इसी में और स्मॉल पीजेंट्स और गरीब ये सब। तो ये सब पूरी क्लास थी। क्लर्जी क्लास जो है, क्लर्जी जो क्लास है, इसको और इन दोनों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। इनफैक्ट ये क्या करते थे, क्लर्जी को क्या मिलता था, टिथे, जो कि होता था 1/10। नोबल क्लास को मिलता था फ्यूडल ड्यूज मिलता था, ठीक है, फ्यूडल ड्यूज मिलता था। और टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी, ठीक है। अब जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट में अगर इनका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने समझा हो तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था कि पॉपुलेशन जो है वो 90% किसकी है, पुअर्स की है, 10% किसकी है, रिच की है। लैंड की बात करें तो लैंड इनके पास 60% है, बाकी जो बच गई वो इनके पास है, उसमें फिर आपको रिच सब है, तो मतलब इनके हाथ में लैंड तो मैं बोलूँगा 40% में ये सब डिवाइडेड थे। 40% में ये सारा का सारा सेक्शन पूरा डिवाइडेड था। ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब स्ट्रगल टू सर्वाइव इनको देखने को मिलता है। स्ट्रगल टू सर्वाइव इनको कब देखने को मिलता है भाई, स्ट्रगल टू सर्वाइव इसलिए देखने को मिला इनको क्योंकि
अगर आप बात करें 1715 से 1789 की 89 की, तो यहाँ जो है आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी, पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है। इस मिलियन के कारण क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, डिमांड राइज करती है। किसकी, फूड की डिमांड राइज होती है, जो कि मैच नहीं कर पाती है, जो कि नॉट मैच्ड, पॉपुलेशन के साथ मैच नहीं कर पाती है। चलते क्या होता है, रिजल्ट आया क्या, प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गया। क्या बढ़ गया, रिजल्ट क्या आया बच्चों, जो प्राइस है किसका, ब्रेड का, वो राइज कर जाता है। ठीक है, यही नहीं, राइज ऑफ प्राइस तो हुआ ही हुआ, साथ में इस हेल, इस स्नो का गिरना, साथ में ड्रॉट का आना, इन सब ने मिलाकर क्या कर दिया, लोगों की जिंदगी पे बड़ा जीना मुश्किल कर दिया, है ना। फिर ऐसा नहीं है, इन्होंने करी क्या, स्ट्राइक करी, इन्होंने स्ट्राइक करी, रैलीज करी, बट हुआ क्या, नॉट सक्सेसफुल, सही गाइडेंस नहीं थी, नॉट सक्सेसफुल। इसलिए इन्होंने इस अपने को आज़ाद, जो लिबरेट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई, अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर, मिडिल क्लास पर, मिडिल क्लास पर। ये कहाँ से थी मिडिल क्लास, ये भी थर्ड एस्टेट का ही पार्ट थी। किसका पार्ट थी, थर्ड एस्टेट का पार्ट थी। ये जो थर्ड एस्टेट था, इसी थर्ड एस्टेट में आपने पता है रिच ये सब थे, इन्होंने जो क्या कर दिया था बच्चों, दे अर्नड मनी, इन पे पैसा था, दे अर्नड मनी। पर पैसा कहाँ से था, आप सभी जानते हैं, इन पे पैसा कहाँ से था, थ्रू ट्रेड के थ्रू था, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो इन पे अपॉर्चुनिटी थी, ये पढ़े लिखे थे तो इन पे अपॉर्चुनिटी थी, तो इन्हीं लोगों ने जो है लोगों के लिए अब मदद करी। और यही जाके आपको पता चलता है कि भाई थर्ड एस्टेट जो है अब आगे इनके लिए लड़ाई लड़ेगा, और अब जो है बातचीत होने वाली है। तो मैंने आपको अभी तक यही सब बताया है कि भाई थर्ड एस्टेट की जो बातें हैं क्लब व्लब में ये डिस्कस हो रही हैं। अच्छा, मैंने आपको रूजे और इनका भी बता देते हैं कि थर्ड एस्टेट में आप देखेंगे कि थर्ड एस्टेट की जो बातें, जैसे कि आपके फिलोसफर्स, आपके जॉन लोके, रूजे, मॉन्टेस्क्यू, ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई। जैसे जॉन लोके ने बताया क्या, कि भाई डिवाइन, हमारा जो किस्मत है उसका फैसला राजा नहीं कर सकता। रूजे ने बताया क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, किसके बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बताया, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, है ना। इन्होंने किसके बारे में बताया, एब्सोल्यूट जो मोनार्क है वो नहीं हो सकता, यही बातें बताई। और ये इनकी बातें कॉफी और सैलून्स में जाके डिस्कस होने लगी। आई होप मैंने पूरा आपको एक समराइज कर दिया। बढ़ते हैं आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि अब लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, तो सीधी सी बात है रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। तो सुनिए, फ्रांस में जो पुराना मोनार्क था उसमें क्या था कि जो अब राजा को जो टैक्स की बातें हैं, प्रॉब्लम शुरू होती है किसकी, सारी को लेके, टैक्स को लेके। अब जो टैक्स जो इम्पोज करता था राजा, जो फाइनलाइज करता था, वो होता था किसकी परमिशन से, वो होता उसके लिए परमिट लगता था, किसका, एस्टेट जनरल का। किसका परमिट लगता था, एस्टेट जनरल का लगता था, है ना, जिसे एस्टेट जनरल का परमिट लगता था। अब एस्टेट जनरल ही अप्रूव करता था कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, कितना लगेगा। इस एस्टेट जनरल में क्या था, तीनों रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि आपका क्लर्जी क्लास, आपके नोबल्स और आपका थर्ड एस्टेट, तीनों होते थे। बट प्रॉब्लम थी कुछ, वो समझेंगे। तो पहले क्या था कि आप समझिए, फ्रांस में राजा को खुद को इजाजत नहीं है कि वो खुद से टैक्स लगा सके, ठीक है। उसके लिए उसे किसको बुलाना पड़ता था, एक एस्टेट जनरल को बुलाना, एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सभा बुलानी पड़ती थी, लोग के जो ये चुने हुए लोग हैं उसकी सभा बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल क्या है, एक पूरी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। क्या है एस्टेट जनरल, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ठीक है। अब राजा ने जो है, इसका यूज क्यों होता है, इसका यूज क्यों होता है बताइए। यूज देखेंगे तो क्या होगा, इंपोज या फिर फाइनल टैक्स को अप्रूव करने के लिए, ठीक है। इसका यूज ये इसलिए करते थे, लास्ट टाइम जब लुई 16 से पहले जब ये यूज हुई थी, वो हुई थी 1614, तो ये इसका है लास्ट टाइम इट वॉज यूज्ड। जो इस मीटिंग का यूज किया था 1614 में किया था। अब जो 1789 है, जो 1614 में लास्ट टाइम यूज किया गया, 1789 की बात करें, इसको छोड़ दो, ये तो लास्ट टाइम है, ये तो लास्ट टाइम बुलाया गया है। अब जो है ये टाइम है लुई 16 का, ये टाइम है किसका, लुई 16 का। लुई 16 वही परंपरा जारी रखता है और फिर से मीटिंग को बुलावा देता है। तो इस बार 1789 में लुई 16 जो असेंबली को फिर से बुलाता है ना। थर्ड एस्टेट की मीटिंग होती है, सब कुछ होता है। थर्ड एस्टेट में मतलब थर्ड एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, तीनों की मीटिंग होती है।
फर्स्ट एस्टेट आप समझते हो किसका है, क्लर्जी का है, आए हैं, किसका है, क्लर्जी का है, आए हैं। सेकंड एस्टेट है किसका है, नोबल्स का है, आए हैं, किसका है, नोबल्स का है, आए हैं। थर्ड एस्टेट जो है उसमें जिसमें अब एक प्रॉब्लम करी गई, प्रॉब्लम ये की गई कि इसमें पीजेंट्स, इसमें फार्मर्स, इसमें वुमेन, इनकी जो एंट्री है इसको बैन कर दिया गया, जो इनकी एंट्री है इसको बैन कर दिया गया। और फिर थर्ड एस्टेट में आएगा कौन, तो इसका मतलब पढ़े लिखे लोग, राजा ने बोला इनसे गरीबों से माथा नहीं मारने का है, इसका मतलब यहां था, यहां पे प्रॉस्परस मेंबर्स, लॉयर्स, डॉक्टर, वकील ये आए। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की जो गरीबों की समस्या है फिर वो वहां तक कैसे पहुंचेंगी, तो उन्होंने इसके लिए लिखे 40,000 लेटर्स। और किसको थमा दिए, 40,000 लेटर्स थमा दिए भाई साहब, किसको, थर्ड एस्टेट को, थर्ड एस्टेट के उन रिच लोगों को जिनको बोला गया कि भाई आप जाइए और जाकर हमारी प्रॉब्लम्स रखिए, क्योंकि हम तो आ नहीं सकते। तो पीजेंट्स, आर्टिसन, वुमेन, इन सबको अलाउड नहीं था, इन सब ने अपने लेटर्स लिख के दिए, है ना। और थर्ड एस्टेट ने जब वहां पर मीटिंग में पहुंचे तो वहां पर बोला क्या, दे डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट। क्या था एक्चुअल में, 300 पर्सन होते थे, 300 पर्सन होते थे, 600 पर्सन होते थे, ये फर्स्ट एस्टेट में, ये सेकंड एस्टेट में, ये थर्ड एस्टेट में। अब क्या है, ये एक तरह से गिने जा रहे, क्या है, 1 पर्सन, 2 पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एक वोट एक वोट एक वोट, टोटल हुए 3 वोट। 3 में से अगर 2 ने हाँ कह दी तो वोट टैक्स लग गया। तो भाई इनके 600 लोगों के होने का भी क्या फायदा है ना। तो इन्होंने बोला कि इन 600 लोगों के क्या होने चाहिए, 600 वोट्स होने चाहिए, है ना। इनके 300 वोट्स होने चाहिए, इनके 300 वोट्स होने, तब मजा है। राजा ने बोला मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, राजा ने इनकी बात नहीं मानी, तो ये सब लोग निकल पड़े बाहर। जब राजा हमारी सुन नहीं रहे तो चलिए महल से बाहर। ये आते हैं, आकर जो अपना ग्राउंड में जो खड़े होते हैं, टेनिस कोर्ट जो आपको पता है पैलेस ऑफ वर्साइल्स का, और वहां जाकर खुद को क्या कर देते हैं, यही लोग अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं नेशनल असेंबली है। यही रिच क्लास जो है अब ये जिम्मेदारी लेगी पूरे फ्रांस के लिए, स्पोक पर्सन, प्रवक्ता बनेगी, गरीब मजदूर सहाय का प्रवक्ता बनेगी। तो ये अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है। फ्रेंच में अब नेशनल असेंबली डिक्लेयर हो चुकी है, और अब आप देखेंगे अब बातचीत आगे क्या होती है। इस नेशनल असेंबली के जो 2 लीडर थे जिनका नाम था मिराबियो एंड अबेसियस, 2 लीडर थे। मिराबियो की बात बताएं, अबेसियस की बताएं, दोनों के दोनों जो है थर्ड एस्टेट से नहीं है, दोनों के दोनों थर्ड एस्टेट से नहीं है। क्योंकि देखिए जब गरीब पे अत्याचार होता है तो दर्द जिसके अंदर फील होना है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, दर्द फील होगा, हो जाएगा। इनको भी दर्द फील हुआ। मिराबियो नोबल क्लास से था, साथ दे रहा है किसका, थर्ड एस्टेट का। अबेसियस पुजारी है यानी कि क्लर्जी क्लास है, साथ दे रहा है थर्ड एस्टेट का। अबेसियस ने क्या बोला, एक पैम्पलेट लिखा था जिसमें इन्होंने बोला कि थर्ड एस्टेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब इनके विचार बड़े खुले हैं, और इन लोगों ने लीडरशिप संभाली नेशनल असेंबली की। समझ आ रही बात। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब बात होगी, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी करेगी ये नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी करेगी। तो ये तो होगी शहर की बात। पूरे फ्रांस में क्या हो रहा है, ये तो एक सेक्शन है जहां पर कुछ चीजें एक्टिवेट हो रखी है। पूरे सेशन पूरे फ्रांस में क्या हो रहा है, तो पूरे फ्रांस में पड़ रहा है बच्चों सीवियर विंटर, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस कड़ाके की सर्दी में क्या हो गया है, फसल खराब हो चुकी है। फसल क्या हो चुकी है, बैड हार्वेस्ट हो चुकी है। प्राइस जो है ब्रेड के क्या हो चुके हैं, जिस कारण प्राइस ऑफ ब्रेड जो है वो बढ़ चुके हैं, प्राइस ऑफ ब्रेड जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, राइज होते जा रहे हैं। और महिलाओं के पास ही जिम्मेदारी है, क्योंकि सारे मैन तो जो है वो लड़ाई लड़ने लगे पड़े राजा के साथ। फीमेल को जिम्मेदारी दी गई, वो घर को जिम्मेदारी संभाले, बच्चों का देखभाल करें, अपने माँ बाप को खाना खिलाएं, सास ससुर को खाना खिलाएं, बच्चों को खाना खिलाएं। इसके लिए वो जाके राशन की दुकानों पर लंबी लंबी कतार में खड़ी होती हैं। दे वर स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी लाइन कतारों में खड़ा होना, किसके लिए, फॉर ब्रेड के लिए, फॉर ब्रेड के लिए, जो कि क्या थी, वहां की मेन रोटी थी, स्टेपल डाइट थी, जिसके लिए सब लोग लाइन लगा खड़े होते हैं। बट हो क्या रहा था, वहां पर चल रहा था होर्डिंग, जमाखोरी। क्यों, क्योंकि बैड हार्वेस्ट हो चुकी थी, तो जो बेचने वाले वो चाहते थे कि महंगे से महंगे दाम पर बिके, इसके लिए वो कहते थे दुकान पे कुछ नहीं है। महिलाओं को गुस्सा आया, महिलाओं ने दुकान पर जो अटैक कर दिया, राशन के जो लोग थे जो राजा के लिए काम कर रहे थे, सब ये जो चाल पाज खेल रहे थे ना, इन सब के ऊपर अटैक कर दिया। इसी अटैक ये 1789 का टाइम है, इसी अटैक को देखते हुए और उन लोगों के विरोध को देखते हुए राजा ने क्या बोला था, अपनी आर्मी को क्या कर दिया था, अपनी सेना को क्या कर दिया था, ऑर्डर दिया था। और यहीं से कनेक्ट होती है वो आपकी 14 जुलाई 1789 वाली कहानी, जहां पर ये रूमर फैला कि राजा ने अपने सेना को हमारे पर अटैक करने के लिए भेज दिया, और लोग जो आग बबूला होकर क्या करते हैं बच्चे, आग बबूला होकर बेस्टाइल जेल पर हमला कर देते हैं। ये क्या है, बेस्टाइल प्रिजन पर हमला कर देते हैं, वहां पर हमला कर देते हैं। राजा इस बात से घबराएगा भी, सुनिएगा, ये राजा इस बात से घबराएगा भी सुनिएगा। ये तो होगी शहर की बात। गांव में क्या हुआ, गांव में भी एक रूमर फैल गया।
गांव में ही रूमर फैला लोगों के बीच में कि राजा तो नहीं, वहां पे जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैं, जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है, जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, इन्होंने गुंडे हायर कर लिए हैं। दे हायर्ड ब्रिगेड्स, गुंडे ग्रुप, गुंडे हायर कर लिए, झुंड हायर कराए। किस लिए? ताकि तुम्हारी क्रॉप को नष्ट कर दिया जाए। इस बात से सुनकर जो है किसान, जो गांव का किसान है, वो डर जाता है, वो डर जाता है और वो अपनी एक्स कुल्हाड़ी, अपने डंडे, डंडे को क्या कहते हैं सर? डंडे तो डंडे, समझ लेना, मतलब कहानी समझ रहे हो ना। डंडे वंडे उठाए, कुल्हाड़ी, कस्सी, फावड़ा जो उठाए, उठा के चल पड़ते कहां पर? चैट्यूक्स के यहां पर। चैट्यूक्स क्या है? ये रेजिडेंस है, ये रेजिडेंस है उन लॉर्ड्स का, उन पैसे वाले लोगों का, जहां पर वो किसानों के गुलामी करवा रहे थे, जहां से बैठ के गुलामी करा रहे थे। यहां पर लोग पहुंचते हैं और तोड़ फाड़ करना शुरू कर देते हैं। जो अनाज इकट्ठा था, अनाज लूट लेते हैं। जो कागजात राजा, मतलब उन मालिकों ने गिरवी रख रखे थे, उनको जला देते हैं और अनाज को लूट कर ले जाते हैं। ये सब गांव में हो रहा है। ये सब देख के लुईस घबराया और लुईस ने क्या बोला कि भाई साहब, मैं फाइनली बोलता हूं, ठीक है, नेशनल असेंबली आज से जो है मेरे साथ मिलकर काम करेगी। मतलब कि मैं जो कुछ भी डिसीजन लूंगा उस पर चेकिंग पावर अब आ चुकी है, चेकिंग पावर आ चुकी है। तो नेशनल असेंबली को जो अब क्या मिल गया? फाइनली अप्रूवल दे दिया। किसने दे दिया? लुईस 16 ने। कब दिया है? जब गांव में वो इंसिडेंट हुआ और शहर में महिलाएं अटैक कर रही हैं और लोग नेशनल असेंबली बना चुके हैं। ठीक है, तो उसी रात 4 अगस्त 1789 को कुछ फैसले लिए जाते हैं। क्या फैसले लिए? नेशनल असेंबली ने क्या पास किया? डिक्री, मतलब एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया? कि फ्यूडल सिस्टम नहीं रहेगा, यानी कि नोबल क्लास की वाट लगा दी। नोबल क्लास आपको, हम उसको कोई चालान, कोई पैसा नहीं देंगे, और पैसा नहीं दिया हम उसके यहाँ गुलाबी में काम भी नहीं करेंगे। दूसरा क्या? क्लर्जी क्लास के लोगों को बोला कि जो उनको प्रिविलेज मिले हुए, टिथे मिला हुआ है, टैक्स पे नहीं करते हैं, उसको हटाओ, टैक्स देंगे। टिथेस को हटाया गया। जो चर्च वालों ने जमीन कब्जे में ले रखी थी, उन जमीन को वापस लिया गया। इन सब के कारण गवर्नमेंट को पता चलता है कि उनके पास 2 बिलियन लीवर्स का जो है वापस इनकम आ गई है। भाई साहब, समझ में आई कि नहीं आई? वापस इनकम आ गई। ये सब इन्होंने चाहा। तो नाउ अब आप क्या कहते हैं? फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और नॉट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि नेशनल असेंबली का आना। नेशनल असेंबली आ गई थी भाई, नेशनल असेंबली बन गई ना, राजा ने बोला यस। और दूसरी तरफ मोनार्की का मतलब है कि लुईस 16 मर थोड़ी गया है, लुईस 16 भी यही है। तो इन दोनों को मिला के बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आप देखेंगे कि शुरुआत होती है नेशनल असेंबली के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। किसके थ्रू होती है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल। अब जो बन गया है नेशनल असेंबली, वो एक संविधान बनाएगी इन 1789। और क्या कहते हैं कि भाई साहब, अब तक राजा इसलिए अपनी चलाता आया था कि इससे क्या होगा? रिमूव्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। एक राजा के हाथ में पावर नहीं रहेगी। कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए किसी के हाथ में, बल्कि डिवीजन ऑफ पावर होगा। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि अब लेजिस्लेटिव होगा, अब एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी होगा। कल को हम में से कोई एक शक्ति का गलत प्रयोग ना कर ले, हमारे पास पावर हम राजों को ना समझे, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, या हम ही आपस में घमंड आ जाए हमें। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर 1791 के क्वेश्चन में डिमांड करी जाती है। इसके लिए क्या पूरा प्रोसेस रखा गया? पूरा प्रोसेस सुनिएगा, समझिए पूरा प्रोसेस को। भाई 2 तरह के सिटीजन्स बटे। जो रिच क्लास थी, जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने 2 तरह के सिटीजन बांटे, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव वो है जो ना तो कमाता है, महिलाएं हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, ये यहां पर नहीं आ सकते। इन्होंने ये काम गड़बड़ कर दिया, अपने साथी लोगों को हटा दिया। एक्टिव में कौन है? एक्टिव मतलब दुरुस्त। दुरुस्त कौन रहेगा? जो इंसान अगर अपनी 3 डेज की सैलरी, जो 3 डेज का वेजेस है, अगर उसे टैक्स के रूप में दे सकता है, मतलब एबिलिटी है पैसा पे करने की, तो आप वोट दे सकते हैं। साथ में इसके लिए एक एलिजिबिलिटी और, 25 साल से ज्यादा भी एज होनी चाहिए। महिलाएं नहीं है तो केवल मैन होने चाहिए। ये 3 कंडीशन उन्होंने रखी। 25 साल से ज्यादा आदमी 3 दिन का टैक्स दे सके तो आप एक्टिव सिटीजन्स हैं। इनकी जो पॉपुलेशन थी वो क्या दिख रही है? उन सब ने ही क्या करे? 50,000 इलेक्टर्स चुने। इन एक्टिव ने पहले 50,000, इन 50,000 ने 750 मतलब 745 नेशनल असेंबली के लोग चुने। ये नेशनल असेंबली के लोग कंट्रोल करते थे राजा को। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राजा कोई फैसला लेता है तो चेक करेगी नेशनल असेंबली। राजा के पास एक वीटो पावर भी थी इनको कैंसिल करने की। भाई वो राजा ने भी अपनी शर्तें रखी हुई थी। यही नेशनल असेंबली उनके मिनिस्टर, राजाओं के मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी। और यही एक्टिव सिटीजन जो है जज को अपॉइंट करने में वोट करते थे कि ये होगा कि नहीं होगा, कहीं राजा अपने मन का तो नहीं लेके आ रहा। ये पूरा प्रोसेस होने लगा। सुनिएगा, संविधान बन रहा है। संविधान की शुरुआत कैसे होती है? संविधान में लिखा गया, भाई साहब चार्टर राइट में आप देख लीजिएगा, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत तो देखिए इससे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अगर आपसे पूछा जाए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन किसकी संविधान सभा ने बनाया था, तो नेशनल असेंबली। कब बनाया था?
भाई 1789 के बाद जब हुआ है तो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तब बनाया था, 1789 के बाद ही तो बना है ये। 4 अगस्त 1789 में जब रात में वो फैसले ले गए, उसका नेशनल असेंबली आती है, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। पूरा प्रोसेस समझाना थोड़ा बैक से जाके तो अच्छा लगेगा आंसर में, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सबको नेचुरल एंड एलिनेबल राइट्स बताया गया। क्यों बताया गया, सुनिए। बोलने का अधिकार सबको होना चाहिए, जो कि राजा के टाइम पे नहीं था। भाई हमको जो मीटिंग से बाहर रखा जाता है, तो वो सब हुआ। कुछ लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, ये सबको तो इंक्लूड ये भी लोग भी नहीं कर रहे थे, है ना। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग कानून के लिए एक बराबर है, राजा हो चाहे आम आदमी हो, सब ये कानून जो है नेचुरल, कि भाई ये सबको मिलेंगे और किसी से अलग नहीं किए जा सकते। ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स भी आए जिनको आप समझेंगे। देखिए कुछ नहीं है, हथकड़ी टूटने का मतलब होता है बंदा आजाद हो गया, पंछी उड़ गया। दूसरी बात, ये जो तीर कमान दिख रहा है, ये बात बताता है यूनिटी की। जब आप ऐसे झाड़ू को इकट्ठा रखते तोड़ नहीं सकते, सेम यूनिटी की बात बताता है। ये जो आई है और आई के पीछे जो लाइट दिख रही है, ये जो ट्रायंगुलर दिख रहा है, इससे कि आपकी आंखें खुल गई हैं, आप ज्ञान के प्रतीक की प्राप्ति कर चुके हैं, आपको पता चल चुका है क्या गलत है क्या सही है। ये राजा अपना छोटा है, राजा जो अपने साथ रखता है वो इसकी राजशाही पावर को दर्शाता है। ये जो सांप है, ये जो अंगूठी टाइप दिख रहा है, सांप अपनी पूंछ को खा रहा है, इसका मतलब कहीं अंत तो दिख ही नहीं रहा है। भाई ना तो सांप की पूंछ नजर आ रही है, सांप का मुंह और वो गोल बट्टा गोल नजर आ रहा है। दूसरी बात, ये जो किताब है, ये यहाँ के सिटीजन्स के राइट्स की किताब है, उनके लॉ टैबलेट कानून की बात है। ये जो परी उड़ रही है, बता रही है कि सबसे परी ऊपर उड़ सकती है, और परी को मतलब ये मानते वाओ व्हाट अ चीज। तो ऐसे लॉ को बताया गया कि लॉ व्हाट अ चीज, लॉ सबसे ऊपर है, परी सबसे ऊपर है। ब्लू व्हाइट रेड जो ये कपड़े महिला ने पहने हुए, ये तो अंत में तीनों कलर झंडे में यूज हुए हैं फ्रांस के। और ये जो लाल टोपी है, ये जो लाल कैप है, ये इस बात को बताती है जब भी कोई इसे पहने तो जैसे होता है ना, जब भी कोई इसको पहने बोले भैया मैं तो आजाद आजाद, ऐसे तो सब आजाद है। जो इसको पहनता था मतलब वो आपकी गुलामी का प्रतीक नहीं है। तो ये सिंबल्स को याद कर लीजिएगा, मैंने एक एक करके बता दिया है। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने देखा कि जो अटैक हो रहे हैं, जो हमारी मिडिल क्लास ने जिम्मेदारी संभाली। तो मिडिल क्लास ने, जो मिडिल क्लास है, ये अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है। ये मैंने आपको बता दिया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है ना। और ये तो हो गई एक इवेंट की बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी करेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वही बात करें अपनी वुमेन की, क्योंकि ये तो मैन है सारे। वुमेन जो थी उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी बच्चों, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिंदगी चलाना, अपने बच्चों की अर्न लिविंग, अपने बच्चे को पालना। पालना क्या कहते हैं भाई साहब, टेक केयर करना, फैमिलीज की टेक केयर करना। अब यही महिलाएं जो हैं ब्रेड कलेक्ट करने जाती थी, ब्रेड लेने जाती थी, कहां से, शॉप्स से। अब वहां पर जो शॉपकीपर्स थे, वो क्या कर रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। कुल मिलाके जिसकी वजह से क्या होता था, इनको ब्रेड नहीं मिलती थी। जब ब्रेड नहीं मिली तो इन्होंने क्या करा, अटैक कर दिया किस पर, शॉप्स पर। ये तो होगी शहर की बात। गांव की बात करें तो यहां पर एक रूमर फैला कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैं, जो जमीनों के ये मुखिया बने बैठे हैं, इन्होंने कुछ गुंडे हायर कर लिए हैं, ब्रिगेड्स हायर कर लिए हैं। यही ब्रिगेड्स क्या करेंगे, जो क्रॉप को आग लगा देंगे, तो इस बात से फियर उठा किसके अंदर, पीजेंट्स के अंदर। और पीजेंट्स कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए चैट्यूक्स में। वहां पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया और वहां से ग्रेन्स कलेक्ट कर लिए, है ना। प्लस क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट्स में आग लगा दी। और इन सब इंसिडेंट से कौन घबराया, इन सब इंसिडेंट से घबराया कौन, लुई 16, जिसने फाइनली क्या बोला, अकॉर्डिंग मतलब एक्सेप्ट किया किसको, नेशनल असेंबली को। बात है 1789 की बात है। इस 1789 में जो है 4 अगस्त 1789 को आपको पता है कि प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए, चर्च के नोबल क्लास के प्रिविलेजेस खत्म हो गए। इस प्रिविलेजेस खत्म होने की वजह से 2 बिलियन लीवर की प्रॉपर्टी आ गई, 2 बिलियन लिवरें
कि प्रॉपर्टी आ गई किसके पास, किसके पास, गवर्नमेंट के पास। जिसके बाद यही नेशनल असेंबली ने क्या डिक्लेयर किया कि अब से फ्रांस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यह था कि किंग की जो पावर है, किंग की जो पावर है वो क्या होगी, चेक होगी। किंग की पावर क्या होगी बच्चों, चेक होगी। और इसके लिए आपने क्या करा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बनाया, जहां पर प्रॉपर्टी के जिन लोगों के पास, फिर आप देखेंगे कि एक्टिव पैसिव सिटीजन की कैटेगरी, वो मैंने बता दिया आपको, बहुत सिंपल सा था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्या हुआ है, फ्रांस कैसे अबॉलिश करता है मोनार्की को, मतलब तक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, अब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, मोनार्की हट जाएगा। साथ ही साथ अब क्या बन जाएगा, रिपब्लिक, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन रहता है तो जनता का अधिकार हो जाता है, मतलब रिपब्लिक हो जाता है, लोगों के द्वारा चलता है। तो हुआ क्या कि जब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई थी, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई तो यहां पर प्रॉब्लम किसको होगी, यहां पर प्रॉब्लम हुई किसको, लुई 16 को, क्योंकि अब उसे घुट घुट के जीना पड़ रहा था, लोग उसके ऊपर पावर को चेक कर रहे थे। राजा की जब राजशाही चली जाए तो क्या मतलब, इसीलिए लुई 16 ने क्या किया, प्लान किया। क्या प्लान किया, उसने सीक्रेट ट्रीटी, सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कर लिए अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ, खासकर प्रूसिया, ऑस्ट्रिया जैसे देशों के साथ, क्योंकि ये जो प्रूसिया है ये भी क्या था, ये भी परेशान था, ये भी परेशान था किससे, जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो विकास हो रहा था किस में, फ्रांस में। इनको लगा हमारे देश तक ये स्थिति ना पहुंच जाए, कहीं हमारी, लुई 16 तो पिट ही रहा है, साथ में हमारी भी ऐसी होगी, इसलिए इन्हें लुई 16 के साथ हाथ मिलाया और प्लानिंग बनाई कि इस नेशनल असेंबली को दबा दिया जाएगा। इससे पहले कि कुछ हो पाता, नेशनल असेंबली ने खुद 1792 में वोट कर दिया कि हम भैया क्या करेंगे, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पर हमला कर देते हैं, बहुत ज्यादा चतुर बन रहे हैं। तो इसी नेशनल असेंबली ने क्या किया बच्चों, कि फ्रांस ने मोनार्की को कैसे एबॉलिश किया, भाई पता चल गया। फ्रांस की जो डील होती है, फ्रांस जो है, जो राजा है वो साइन करता है एग्रीमेंट किसके साथ, प्रूसिया के राजा के साथ। लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए नेशनल असेंबली जो इन पर अटैक करने का मामला बनाती है। बट आप देखेंगे कि ये जो राजा है, अभी इसकी हवा टाइट होने वाली है, इसकी गद्दारी का इसको पता चलेगा। तो क्या हुआ, जब लोगों ने फैसला लिया कि हमें प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पर हमला करना है, तो बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है, बहुत सारे वॉलंटियर्स है, दे ज्वाइंड किसको, नेशनल असेंबली को। क्यों, अब लड़ाई देश की है, राजा ने गद्दारी की है असेंबली को, और वो मार्शलेज फ्रांस सिटी से लेकर पेरिस तक मार्च करते हैं, यात्रा करते हैं। मार्शलेज जो नेशनल सॉन्ग बन रहा है, नेशनल एंथम बन रहा है फ्रांस का, इसे किसने लिखा था, रोगेट दे लाइन ने लिखा था, और इसे लोग गाते गाते चले आए, मार्शलेज 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 मार्शलेज, वहां से यात्रा करते हैं। और लोगों ने, जो वॉलंटियर्स ने इसके खिलाफ, राजा के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया है। अब ये सब बहसबाजी होगी, सब कुछ होगा, राजा के खिलाफ मोर्चा होगा। तो अब क्या बनता है, अब आप सुनिएगा, जब ये सब सिचुएशन हो रही है, जब राजा के खिलाफ जो है तमाम लोग रास्ते पे आ चुके हैं, इन्हीं लोगों ने कुछ क्लब बनाने शुरू, अपनी परेशानी सॉल्व करेंगे, प्लानिंग हो रही है पूरी। और प्लानिंग हुई कैसे भैया, गरीब लोग जो है परेशान है, वो बन के निकल के आते हैं किसमें, जैकोबियन क्लब में, क्योंकि नेशनल असेंबली का साथ देना है। वॉलंटियर्स कोई रिच क्लास से तो आ नहीं रहे, सारे पुअर क्लास वो सब भी आ रहे हैं। तो ऐसे में जब मीटिंग होती है, वो सब होती है, तो बनते हैं क्या, जैकोबियन क्लब्स बना, सब क्लब्स बन रहे थे, मतलब बहुत सारे क्लब बने। उन क्लबों में एक मशहूर क्लब जैकोबियन क्लब, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जब बहुत सारे क्लब बन रहे थे, उनमें जब सबसे मशहूर जो मैंने बताया जैकोबियन बनता है, उसमें कुछ लोग भी होंगे ऑब्वियसली। मैंने आपको बोला कि अमीर जो रिच क्लास है, थर्ड स्टेट की, वो नेशनल असेंबली बना के बैठा हुआ है। उनकी सपोर्ट के लिए पुअर क्लास आते हैं, जिसमें आपके शॉपकीपर, आर्टिसन, शू मेकर, पेस्ट्री वर्कर्स, प्रिंटर्स, वर्कर्स, ये सब आके साथ देते हैं और बनाते हैं एक जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये किसका लीडर था, ये बच्चे लीडर है किसका, जैकोबियन क्लब का, जैकोबियन क्लब का। अब इनके कुछ नियम कायदे कानून थे। नियम कायदे कानून ये थे कि अपने को दूसरों से अलग दिखाना है तो उसके लिए अलग ड्रेस पहननी होगी। तो इन्होंने ना ऐसे पूरे पूरे पजामे, पूरे पूरे पैंट, मतलब वो राजा के आदमी तो ऐसे हाफ तक पहनते थे नोबल क्लास, ये पूरे पूरे धारी वाले पैंट पहनने लगे, लाल कैप पहनने लगे, जिससे ये जैकोबियन क्लब की ड्रेस अलग होगी, जिसे इस ड्रेस को पूरा नाम पड़ता है, जो ये वेशभूषा है, सेंस क्लूटोज। सेंस क्लूटोज का मतलब था बिना घुटने दिखाए वाले पजामे पहनने वाले लोग। घुटने का दिख रहे पूरे पूरे पजामे ये पहनने लगे, लाल कैप पहनने लगे। और सुबह की बात सुनिए, 10 अगस्त को ये जो है भाई साहब पैलेस ऑफ टुलरेस पे, क्योंकि ये सब इकट्ठे हो गए, अब इन सब ने देखा कि भाई राजा ने हम पे प्लान करने का हमला बनाया था, अब हमें राजा पे अटैक करना है। वॉलंटियर्स आ चुके हैं, नेशनल असेंबली साथ है,
शॉपकीपर, प्रिंटर, वॉच मेकर सब हैं। इन सब ने 10 तारीख को हमला कर दिया, जहां पर राजा उस दिन अगले दिन सुबह था। एक और महल जिसका नाम था पैलेस ऑफ टुलिरिस, इस पे हमला करते हैं। राजा के बॉडीगार्ड ने बोला तुम नहीं जा सकते। राजा के बॉडीगार्ड को 2 थप्पड़ लगाए, चल भाग ऐसे, हत्या कर दो इसकी। टपोरी कहीं का रोकता है अपन को, और जाके राजा के पास पहुंच गए। राजा को बंदी बना लेते हैं, राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। राजा से बोले तूने क्या किया था? मैंने बोला हाँ भाई साहब आप बताओ क्या किया था। तो राजा को समझ में नहीं आती, राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी दौरान अभी राजा की हत्या नहीं हुई है, राजा की हत्या होगी क्योंकि देशद्रोह का आरोप लगेगा। राजा को गिरफ्तार करने के बाद दोबारा से इलेक्शंस करवाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक रिच क्लास इन्वॉल्व है थर्ड स्टेट की। और अब नया रूल बनता है कि अब से 25 साल वाला आदमी नहीं, 21 साल वाला आदमी और उससे ऊपर वाला, चाहे उसके पास संपत्ति है या नहीं है, क्योंकि वो 3 डेज का जो सिस्टम है, 3 डेज सैलरी वेजिस जो टैक्स के रूप में देने का सिस्टम है, इसको खत्म करो और सबको वोटिंग अधिकार दो। ठीक है, जो नई असेंबली अब बनी, पहले वाली थी नेशनल असेंबली, अब जो बन रही है कन्वेंशन है। ध्यान रखिएगा बच्चे कि सबसे पहले जो है क्या बनी थी, नेशनल असेंबली बनी थी। नेशनल असेंबली बनी थी। नेशनल असेंबली में वोटिंग के जो राइट्स हैं, वोटिंग के जो राइट्स हैं वो क्या थे, लिमिटेड थे। वो क्या थे, लिमिटेड थे, यानी कि 25 साल वाला 3 दिन का टैक्स और वही मेंबर आदमी ले सकता है भैया वोट। अब यहां पर वोटिंग में चेंज किया गया, अब बनी नेशनल असेंबली से कन्वेंशन, और 1792 में ही एबॉलिश कर दी जाती है कि अब कोई राजा नहीं, राजा तुम्हारे गिरफ्त में। राजा की ऐसी कहते पांव में दबाया और बन गया अब क्या, फ्रांस रिपब्लिक। राजा का क्या करा, राजा को ले गए गुलटाइन करने, राजा को चढ़ा देते भाई साहब ऐसा गर्दन काटने वाला। किस आरोप में, ट्रेजन, देशद्रोह के आरोप में। राजा ने कोई बढ़िया काम तो किया ही नहीं है, देशद्रोह के आरोप में इसको मार दिया जाता है। 21 जनवरी 1793 में आप देखेंगे इसको जगह थी प्लेस लेदा कॉनकॉर्ड में, ऐसे लटका के और जो है क्या कर दिया जाता, मार दिया था। इसके बाद रानी का क्या हुआ, रानी का भी सेम असर हुआ। मारी आंटी भी जी का क्या करेगी, जब थारा राजा को नहीं बचा तो रानी भी गई। ठीक है, अब शुरू होता है क्या, अब तक आपने किस एक व्यक्ति का नाम सुना था जो जैकोबिन क्लब को साथ चल रहा था, यानी गरीबों का मसीहा। और नेशनल असेंबली को तो खत्म कर दिया गया है, रिच क्लास की चलेगी नहीं, यानी कि अब संख्या किसके साथ है, पॉपुलेशन किसको सपोर्ट कर रही है, उस शू मेकर, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, उन गरीब लोगों को। और उन गरीबों का राजा कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। कौन था, रोबेस्पियर। कौन था, रोबेस्पियर। और इसका टाइम पीरियड चला 1793 से 94 तक। और इस टाइम पीरियड को कहा गया रीगन ऑफ टेरर। क्यों कहा गया, भाई साहब इसने बहुत गलत काम किए। क्या गलत काम किए, गलत तो नहीं कहूंगा बल्कि ये कहूंगा बहुत सख्त कदम उठाए। सख्त कदम ऐसे थे कि ये जो एक मशीन देख रहे हैं, ग्लूटाइन मशीन, इसका इस्तेमाल इसने बहुत किया। ये क्या है, ये इस मशीन का नाम है ग्लूटाइन मशीन। इस मशीन में क्या होता है, जिसको भी ये इसका दुश्मन था, चाहे वो इसका दोस्त रहा हो जिसने इसके खिलाफ बोला हो, चाहे वो नोबल्स हो, चाहे वो क्लर्जी क्लास हो, या इसके खुद पार्टी के लोग हो, उनको यहां ऐसा बीच में फंसाता था, ये ब्लेड आता था और गर्दन ऐसा हाथ में, शरीर बाकी अलग, धड़ से अलग कर देता था। तो सुनिएगा रोबेस्पियर ने क्या क्या किया। रोबेस्पियर ने कुछ अच्छे काम में क्या किया, इसने वेजेस और प्राइसेस, चीजों के जो दाम थे, एक रेट तय कर दी। ब्रेड अगर 10 रुपए की तो 10 रुपए की है। तनख्वाह अगर तुम यहाँ काम करते हो, तुम इस फैक्ट्री में काम करते हो, 10,000 रुपए मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे। ये किया। मीट और ब्रेड जो कि लोगों की डिमांड होती थी, वो राशन की दुकान पहुंचा दी। राशन की दुकान पे पहुंचाने का मतलब ये था कि लेस प्राइस पे आपको मार्केट से चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, महंगी नहीं मिलेंगी, आप भूखे नहीं मरेंगे। किसानों का जबरदस्ती ये बोला इसने कि तुम अपने अनाज को गांव में नहीं रख सकते। क्यों, शहर में लोग जब रोटी के लिए मरते हैं तो यहां आंदोलन होते हैं, मैं वो नहीं चाहता, इसलिए तुम अपने अनाज को शहर में लाके बेचोगे और जिस रेट में बेचोगे वो मैं बताऊंगा। इसने बोला कि भाई जो सफेद आटा है उसका मना है, एक ही देश में आटा चलेगा जो हमारा खुद का है, कोई मील का आटा नहीं चलेगा। सब सिटीजन्स को क्या खानी है, सिर्फ ब्रेड खानी है एक समान, ताकि सब लोग अपने आप को इक्वल माने। जैसे होता है ना, यहाँ पे अब रईस लोग है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कल ही ऑर्डर पास हो जाएगी, रोटी खानी है सबको, तो इक्वालिटी आ गई। इक्वालिटी को और तरीके से देखा जा रहा था, कैसे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, कोई व्यक्ति आजाद है, कुछ भी बोले, कुछ भी अगर उसको कहना है कह सकता है। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सूर एंड मैडम, पहले क्या होता था, मॉन्सूर मैडम है यानी सर और मैडम, अब से आप क्या है, सिर्फ आप सिटोयन और सिटोइने हैं। सिटोयन मतलब सिटीजन, सिटोइने मतलब सिटीजन, मतलब आप सर मैडम हुजूरी करने की जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ नागरिक हैं। महिलाएं जो है, अब आप देखेंगे महिलाओं को भी कुछ आजादी थोड़ी बहुत ऐसा देखने को मिल जाएगी, बट वो भी बताएंगे। चर्चेस को बंद कर दिया गया, बिल्डिंग्स को जो है, चर्च का जो बिल्डिंग उनको ऑफिस दफ्तरों में कन्वर्ट कर दिया गया। महिलाओं को कुछ आजादी मिली थी, बट जैसे ही फिर एक आतंक आएगा, एक आतंक का नाम ऐसा नेपोलियन भाई, वो आगे फिर करेगा गलत काम। इसने इतने कदम स्टेप गराब लिए, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, इसीलिए जुलाई 1794 में आप देखेंगे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजन्ड, और फिर क्या कर दिया गया, ग्लूटाइन,
कि भाई ये तो बहुत हत्यारा किस्म का आदमी है, जिस मर्जी को मार रहा है, मतलब तानाशाह हो रहा है भाई, अपने पार्टी के लोग भी मार रहे हैं, क्लर्जी नोबल किसी की सुनी नहीं रहा है। तो अंत में इसको भी ग्लूटाइन मार्केट में कर दिया गया। अब क्या हुआ सुनिएगा, गरीबों का मसीहा, मतलब जिसने सुनी थी वो तो रॉबेस्पियर था, वो भी मर गया, नेशनल असेंबली रही नहीं। अब आती है बच्चों एक नई सरकार जिसका नाम है डायरेक्टरी। कैसे बनेगी सुन लीजिए। जैसे ही जैकोबिन सरकार गिरी तो फिर से एक बार मिडिल क्लास उठी, क्योंकि राजा तो है नहीं, गरीब का राजा है नहीं, गरीब का मालिक है रहा नहीं, राजा है नहीं, अपन आएगा ना, मिडिल क्लास फिर से एक बार आती है और फिर से वो अपने हिसाब का संविधान बनाते हैं। यानी कि नेशनल असेंबली के आगे कन्वेंशन और कन्वेंशन के आगे डायरेक्टरी, यही चल रही है। यहां पर रिच क्लास, बीच में कुछ मौका मिला गरीबों को, तो नया संविधान आता है। नए संविधान के हिसाब से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा विधान परिषद होता है स्टेट में, ऐसे 2 बना दी गई। इसके बाद दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, एक बंदा, एक अधिकारी चुना, एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब कि 2 लेजिस्लेटिव असेंबली और एक पंच परमेश्वर बना दिए। ये 2, जैसे विधान परिषद विधानसभा, और 5 लोगों की टीम अलग। अब इनमें क्या है, ये 3 डिपार्टमेंट हो गए एक तरीके के, डायरेक्टरी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब एक कुछ बोले दूसरे को बुरा लगे, दूसरा कुछ बोले पहले को बुरा लगे, तो इन लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये है डायरेक्टरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी के बीच में उन्हें क्या लगा, क्लैश, लड़ाइयां होने लगी। कोई किसी की बात माने, कोई कुछ कहे। इन लड़ाइयों के चलते ही आपको पता चलेगा कि आती है एंट्री किसकी, नेपोलियन बोनापार्ट की। किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। क्यों आती है? वाई? क्योंकि फाइट हो रही है, क्लैश हो रहा है, किसके बीच में? डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में। तो क्या इससे प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है इन दोनों के कारण अनस्टेबल गवर्नमेंट रह रही है, डर लग रहा है, कभी सरकार किसकी चले कभी नहीं चले, कभी गिर जाए कुछ हो जाए, इसीलिए नेपोलियन जैसे लोगों की एंट्री होती है। तो ये कहता है लो में आ गया। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों कि कैसे फ्रांस जो है मोनार्की को खत्म करेगा और क्या बन जाएगा, रिपब्लिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिपब्लिक बन जाएगा। आप सभी जानते हैं कि राजा जो मोनार्की जो डेथ हुई है, मोनार्की को जब डेथ हुई वो ही किसके कारण? ट्रेजन के कारण, देशद्रोह के कारण। क्यों? क्योंकि इसने एग्रीमेंट साइन कर रहा था। ये एग्रीमेंट साइन कर रहा था किसके साथ? प्रूशिया ऑस्ट्रिया के साथ कि हम नेशनल असेंबली यानी कन्वेंशन को दबा लेंगे। तो आपको एक चीज यहाँ जो हेडलाइन में सबसे पहले याद रखनी है, मैं बार बार बोल के आया हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि सबसे पहले नेशनल असेंबली बनी थी, सबसे पहले नेशनल असेंबली बनी, ठीक है। नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन बना और कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी बनी। क्या बनी? डायरेक्टरी बनी। कन्वेंशन किसकी थी? यहां पर जैकोबियंस ने चलाई, जैकोबियंस की गवर्नमेंट थी। ये किसकी थी? वेल्दियर मिडिल क्लास की थी। ये किसकी थी? वेल्दियर मिडिल क्लास की थी। वेल्दियर मिडिल क्लास की थी। ये किसकी थी? अगेन वेल्दियर मिडिल क्लास की थी। वेल्दियर मिडिल क्लास की थी। जैकोबियंस का जो लीडर था वो आप सभी को पता है, रॉबेस्पियर। जब इन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, इनकी नहीं सुनी, तो आपको पता है कि भाई क्या हुआ था। बहुत सारे वॉलंटियर्स ने इसको क्या किया? सपोर्ट किया था। वॉलंटियर्स सपोर्टेड। और इसी लड़ाई में क्या हुआ था? मार्शलेज निकल के आया, जो कि क्या बना? नेशनल सॉन्ग बना था। क्या बना? नेशनल सॉन्ग बना था। किसका? फ्रांस का। जब लोगों ने रैली करनी शुरू करी थी, लोगों ने चलते चलते ही जब लोगों की चर्चा बनी तो जैकोबियन क्लब बनने लगे। जैकोबियन क्लब जो है वो डिफरेंट था। क्या था? जैकोबियन क्लब क्या था बच्चों? डिफरेंट दिखना चाहता था। डिफरेंट कैसे? क्योंकि उनके लोगों को कहते थे क्या? सेंस क्लूटोर्स, मतलब ये यहां पर रेड फ्रीजियन कैप पहनते थे, है ना। रेड फ्रीजियन कैप पहनते थे। साथ में क्या करते थे? वो लॉन्ग
लॉन्ग ट्राउजर्स पहनते थे। ये सब इन्होंने डिफरेंट दिखने के लिए क्या बोला, मैंने आपको कुछ उसमें सिंबल्स भी बताए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनल असेंबली जैसे ही गई, लोगों ने गरीबों का साथ दिया, गरीब लोगों की टीम बनी, उन्होंने इनको नहीं पूछा, फिर इनकी टीम बनती है। उसके बाद देखेंगे आप जो ये है, इसकी जो पॉलिसीज थी वो बड़ी स्ट्रिंजेंट, बड़ी टफ लेता था, बड़े टफ डिसीजन लेता था। क्या बनता था, पॉलिसी कैसी थी इसकी बच्चों, स्ट्रिंजेंट टफ पॉलिसीज जो है बनाता था। इसके चलते इसको क्या कर दिया गया, ग्लूटाइंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ग्लूटाइंड कर दिया गया। आपको पता होगा इससे पहले ग्लूटाइंड कौन हुआ था, इससे पहले अगर कोई ग्लूटाइंड हुआ था तो वो मोनार्की हुई थी। कौन हुआ था, मोनार्की हुई थी। यहाँ पे लुईस 16 को भी ग्लूटाइंड कर दिया गया था। मैरी एंटोनेट को भी किया गया था। ठीक है, इसके मरने के बाद ये जो जैकोबिन क्लब आते हैं। जैकोबिन क्लब के बाद जब लीडर मर गया, रोबेस्पियर मर गया, तब बॉर्न होता है, तब किसका बर्थ होता है, तब बर्थ होता है डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी के साथ क्या इशू है, डायरेक्टरी ने क्या किया, डायरेक्टरी ने बनाए बच्चे टू लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक बनाई क्या, डायरेक्टरी, जिसमें थे क्या 5 मेंबर्स। क्या थे, 5 मेंबर्स। इन दोनों के बीच में क्या होने लगे, क्लैश होने लगे, और जिसी वजह से किसको एंट्री मिलती है, अब एंट्री होती है किसकी, नेपोलियन की। किसकी एंट्री होती है, नेपोलियन की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर आपको एक टॉपिक पूरा एक पेज पे हो चुका है। बात आते हैं, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं ने भी रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया था। तो यस, आपने देखा कि महिलाओं ने रोटी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए जब वो लाइन में लगती थी ब्रेड देने के लिए, तो वहां पे वो लड़ाइयाँ लड़ती थी। महिलाओं ने भी पॉलिटिकल क्लब्स बनाए हैं, 60 पॉलिटिकल क्लब्स बन के आए थे। वो आप देखेंगे महिलाएं क्या क्या करती थी अपने जीवन को, रोजगार को चलाने के लिए। कुछ सिलने का काम करती थी, कुछ कपड़े धोने लॉन्ड्री का काम करती थी, कुछ फ्रूट्स बेचती थी, कुछ दूसरों के घर में ऐसे डोमेस्टिक वर्कर यूज कर रही हैं। तो ये सारे क्या है, वर्किंग है। ये सारे क्या है, वर्किंग है। और इस सब में थर्ड एस्टेट की महिलाएं हैं। रिच क्लास की जो महिलाएं थी आप देखेंगे वो पढ़ लेती थी, उनकी शादियां वादियां भी लेट होती थी। प्रॉब्लम रिच के साथ नहीं थी, वो किताबें भी लिख पाती थी, इनको वो आज़ादी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे कितने क्लब्स बने महिलाओं के, 60 क्लब्स बने, जिसमें एक क्लब जो सबसे मशहूर था, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, सबसे ज्यादा जो है फेमस क्लब रहा महिलाओं का। यानी कि महिलाओं ने एक्टिवली सब चीज में पार्टिसिपेट किया है, रिवॉल्यूशन भी किया है, क्लब भी बनाए, सब कुछ बनाए हैं। जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, जो जैकोबिन सरकार आपने देखी थी, उसने महिलाओं के लिए कुछ काम तो किया था, जैसे स्कूलिंग कंपलसरी कर दी थी, है ना। उनके फादर्स को बोला कि आप जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। मैरिज जो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनने लग गया, भाई एग्रीमेंट साइन होगा, महिला अप्रोच में कल को तुम छोड़ दो तो ऐसा क्या। डाइवोर्स लीगल बनाया गया कि अगर छोड़ना भी है तो वो भी लीगल होगा। और डाइवर्स चाहे मेल फाइल पहले करे चाहे फीमेल फाइल पहले करे, मतलब कोई भी तलाक ले सकता है। ऐसा नहीं कि महिला आके पहले तलाक ले, कोई भी ले सकता है। महिलाओं को ट्रेन किया गया, भाई अच्छे काम नौकरी मिले, क्योंकि छोटे मोटे जो डोमेस्टिक काम कर रही हैं उसमें एक्सप्लॉइट होती है, तनख्वाह ज्यादा नहीं मिल रही है। ट्रेनिंग मिली, छोटे मोटे बिजनेस संभालो, सब कुछ हुआ। सो फाइनली जो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार है, जो अब तक आपने देखा कि 21 साल का सेंसन चला जो जैकोबियन ने बनाया, फिर डायरेक्टरी आती है, फिर वो चेंज कर रही है वोटिंग राइट्स को। अब इनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो फाइनली इनको 1964 में जाकर 1946 में जाकर मिलते हैं। 1946 नहीं होगा, हाँ 1946 में जाकर इनको अधिकार मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, बता दीजिए। 1946 में जाके इनको जो अधिकार मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। सो ऐसी एक महिला थी जिनका नाम था ओलंपिया द गोजिस। इन्होंने महारानी को लेटर लिखा था ब्रिटेन को कि आप महिलाएं, मैं महिला हूं, आप मेरी समस्या समझ सकती हैं। महिलाओं का भी एक जो है ना क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे आपने लिखा कि भाई महिलाओं का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लिखा, तो वैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन भी बना दीजिए, जिससे महिलाओं को कुछ अधिकार मिले। महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी ओलंपिया द गोजिस ने, एक रिवॉल्यूशनरी थी, क्रांतिकारी एक्टिविस्ट वुमेन थी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि महिलाओं ने वो रेवोल्यूशन में पार्ट लिया, क्या वुमेन ने रिवॉल्यूशन किया, तो क्या बोलेंगे, यस। कैसे, क्योंकि इन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए हैं, वो भी 60। रिवॉल्यूशन ऑफ वुमेन वाला आपने क्लब देख लिया, वो नाम याद रखना, वो इंपॉर्टेंट क्लब है। इसमें एक महिला थी, स्पेलिंग अगर थोड़ा सा फ्रेंच नेम है तो इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं। ओलंपिया द गोजिस, इन्होंने क्या मांग करी थी कि भाई डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन की बात होनी चाहिए, इसकी डिमांड रखी थी। किसको लिखा था लेटर, इसके लिए एक लेटर लिखा था, किसको, क्वीन को लिखा था,
है ना, डिक्लेरेशन ऑफ लेटर लिखा, देखो राइट्स ऑफ सिटीजन एड्रेस टू द क्वीन एंड नेशनल असेंबली, जो फ्रांस की रानी थी, जब ब्रिटेन की रानी होती है, सॉरी फ्रांस की बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, फ्रांस की याद रखना, उनको लिए लिखा था कि भाई महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। तो इन सब से पता चलता है कि भाई हाँ, महिलाओं ने अधिकार लिया था, महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उन्होंने काम किया है, सब कुछ किया है। और ये भी आपको पता है कि महिलाओं के लिए कुछ जो है रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाए थे, जिसमें से आपका स्कूलिंग एक था, है ना, डाइवोर्स को लीगल बनाया गया, डाइवोर्स को क्या बनाया गया, लीगल बनाया गया, ट्रेनिंग दी गई थी, है ना, फोर्स शादी नहीं कर सकते, ये सब अलाउड नहीं किया गया था। तो महिलाओं के लिए काफी चीजें रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने की, हालांकि महिलाओं ने खुद के लिए भी स्टेप उठाए हैं। बात करते आगे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को बताया कि ऐसा मुद्दा जिसमें बड़ी प्रॉब्लम जो है यूरोप में देखने को मिली। क्या हुआ कि जो आपने ये क्या नाम है टोबैको, शुगर, इंडिगो, कॉफी, ये सब देख रहे हैं, इन सब की जरूरत यूरोपियन मार्केट को थी। और इन सब का जो प्रोडक्शन आप देख रहे हैं, ये सब ज्यादातर आपको इन ग्वाडालुप्पो, इस एरिया में, डोमिनिया में एंड मार्टिनो में हो रहा था। अब इसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी यहां से यूरोप वाले साइड से, यानी फ्रांस साइड से यहां जाने को रेडी नहीं था, नॉट रेडी टू गो। तो भाई एक बार बताओ, जब यहां पे ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो फिर वे तुम तक कैसे पहुंचेंगे, तुम्हारे तक कैसे आएंगे? तो इसके लिए इन्होंने क्या करा कि सबसे बड़ी बात थी कि भाई ये कहते थे हमें तो अनअवेयर लैंड है, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आपको ये फ्रांस है, ये रहा, अब यहां से आपको यहाँ कैरेबियन जाना है, तो ये रेडी नहीं थे यहाँ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए रेडी नहीं थे। तो इनको डील भी करना है, सब कुछ करना है। तो होता क्या है कि जो लंदन से जैसे जाते थे, तो सबसे पहले इन्होंने खेल खेला क्या, ट्रायंगुलर ट्रेड का। किसका? ट्रायंगुलर ट्रेड निकल के आता है। तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड की बात करें तो आप समझ रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं, यहां देख लेता हूं, स्टार्ट होता है ट्रायंगुलर ट्रेड, और यहीं से स्लेवरी को खत्म करने का किस्सा था। क्यों था ट्रायंगुलर ट्रेड? तो सुनिए ध्यान से। अब ये तो जाएंगे नहीं, तो इन्होंने क्या करा भाई, यहां से, जो यहां से है, यहां से हम पहुंच गए यहां पर, यहां से अपना जो है क्या कर रहे हैं बच्चों, गन, क्लॉथ, ये सब उठा के, ये सामान उठा के यहां चले गए। यहां से इन्होंने क्या करा, यहां से इन्होंने बंदे उठाए, बंदे मतलब लोगों को हथकड़ी वथकड़ी लगा के पैक करके यहां से यहां पहुंचा दिया कैरेबियन आइलैंड। वहां थी होती थी भाई क्या, अपना जो है कैरेबियन आइलैंड में आपको पता है क्या होती है, टोबैको, इंडिगो, शुगर, ये सब होती है। ये लोग वहां जाके फिर क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। वहां से वो टोबैको, इंडिगो पैक करते थे और ले जाते थे यूरोपियन मार्केट में। मतलब कि यहां से क्या हो गया, यहां से तुमने अपनी पावर दिखाई, वहां से लोग उठाए और लोग उठा के यहां से अपनी प्रोडक्शन करवाई और फिर सामान ले गए। तो मर्चेंट क्या करते थे, जो फ्रांस में जो बोर्डेक्स और नैंतेस जो उनके पोर्ट्स है, जो बोर्डेक्स और नैंतेस जो इनके पोर्ट्स है, वहां से ये चलते थे अफ्रीका की तरफ। वहां से ये लोग क्या करते थे, अफ्रीका की तरफ चलते थे। ठीक है, तो फ्रेंच मर्चेंट जो व्यापारी थे वो वहां नहीं जा रहे, वो वहां आ रहे, वहां पे चलते थे, वहां से जो है लोकल लोगों को उठाते थे, बेरोजगार लोगों उनको उठाया, उन पे अपना नाम लिखा कि ये मेरा बंदा है, ये मेरे लिए काम करेगा, हथकड़ी बनाई, पैक करके इनको कैरिबियन आइलैंड पे भेज देते थे, वहां जाके प्रोडक्शन करते थे, जिससे जो यूरोपियन मार्केट में जो डिमांड थी इंडिगो की, कॉफी की, शुगर की, वो वहां से फिर पूरी हो जाती थी। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर बन गया, हम नहीं जा रहे, हम अपने मर्चेंट्स यहां ना जाके यहां भेजो, यहां से लोगों से वो इंडिगो और वो सब आइटम यहां जाता था। अब ये आपका नैंतेस और बोर्डेक्स पोर्ट है, जहां से वो जो है अपना कैरिबियन की तरफ जाते हैं। ये पोर्ट सिर्फ मैप में आने के लिए है, तो मैंने लिख दिया है। कन्वेंशन जो कि 1799 में क्या करती है, 1794 में, सॉरी, कन्वेंशन विच इन 1794 ऑल जितने भी स्लेव्स हैं उनके खिलाफ ये कानून, मतलब उनके लिए कानून बनाती है कि भाई जितने भी हमारे जहां जहां कब्जे हैं, फ्रांस के जिन जिन इलाकों में कब्जे बने हुए हैं कॉलोनीज में, क्या उनके वहां पर जो लोग हैं, क्या उनको भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो फ्रांस में फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, ट्रेड, स्लेविंग हटा देनी चाहिए। सो दिस हाउएवर हटाई गई, बट एक शॉर्ट टर्म तक रही, क्योंकि जैसे ही नेपोलियन आया, नेपोलियन ने आके फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब फ्रांस ने ये ऑर्डर पास किया 1794 में, कानून पास हुआ कि जितने भी एरियाओं पर हमारा कब्जा है, वहां पर जो भी लोग हैं, अब वहां स्लेवरी नहीं होगी, वहां से एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हो जाएगा। बट ये शायद आई थिंक 10 साल तक ही हटी पाई, उसका जैसे ही नेपोलियन आया ये फिर से रीइंट्रोड्यूस्ड होती गई। तो हालांकि स्लेवरी जो है वो फाइनली कब खत्म होती है फ्रेंच कॉलोनीज में, 1848 का वो टाइम आता है जब पूरी तरीके से स्लेवरी खत्म हो जाती है, ट्रायंगुलर ट्रेड वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता है। तो हमने क्या देखा बच्चे, हमने अभी के जो टॉपिक में क्या देखा, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी आप पढ़कर आए हैं। एबोलिशन ऑफ क्या, स्लेवरी पढ़कर आए हैं। जो यूरोपियन लोग थे वो क्या थे, वो कैरेबियन आइलैंड नहीं जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, नॉट रेडी टू। जहां पर आपका
ये एरिया में नहीं जाना चाहते थे। तो यहाँ क्या कैसे करेंगे? अब यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्शन है वो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको टोबैको, यहाँ पर आपको कॉफी, यहाँ पर आपको शुगर, यहाँ पर आपको इंडिगो, ये चीजें मिल रही हैं। और ये सारी चीजें क्या थी? डिमांड थी। कहां पर? यूरोपियन मार्केट में। कहां पर? यूरोपियन मार्केट में। तो क्या होता था, ये ऐसा यूरोप, यहां से मर्चेंट जाते थे, यहां से मर्चेंट जाते थे कहां पर? अफ्रीका। यहां से क्या उठाते थे? लोकल पीपल्स को उठाते थे, उनको क्या करते थे? हथकड़ी लगाते थे, शेकल्ड एंड देन ब्रांडेड, निशान लगाते थे हमारा है। उसका दिन को कहां भेज देते थे बच्चों? कैरिबियन आइलैंड्स में। कहां भेज देते थे? कैरिबियन आइलैंड्स में। यहां पे क्या करते थे? प्रोडक्शन करते थे और इसको क्या कर दिया जाता था? एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो ये सारा क्या बना बच्चों? ये सारा बना क्या? ट्रायंगुलर ट्रेड। तो ये एबॉलिश कब हो रहा है? आप देखेंगे 1848 में। ये ईयर जरूर याद रखना बच्चे, ये ईयर जरूर याद रखना, चाहे आप इसमें एक लाइन कम लिख दो भाई। 1848 में, 1848 में परमानेंट सॉल्यूशन जो इसको मिलता है। अब जो आप देखेंगे क्या क्या रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ, उसका असल जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? तो फर्क तो देखिए पड़ा है, काफी लड़ाई लड़ी है, लोगों ने सीखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको बेस्टेल के बाद ही मिल गया था। जो सेंसरशिप जो खत्म हुई थी वो बेस्टेल, अगर आपसे पूछा है एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप कब मिला? बेस्टेल के बाद, जब राजा डर गया, पास हुआ था। सो नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो आया था, उसकी वजह से आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल गया, जो कि नेचुरल राइट था, एलिनेबल राइट था, वो हटा नहीं सकते लोग। अब खूब लिख रहे थे, खूब मैगजीन, खूब न्यूज़पेपर छप रहे थे, जो सरकार के खिलाफ बातें होती थी वो भी होती थी, अपने सजेशन सब कुछ मार्केट में चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चला। तो लोगों की लाइफ में इंपैक्ट यह है कि लोगों ने अब आज़ादी फील करी, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, लोगों के पास वोटिंग अधिकार है, प्रॉपर्टी सेक्शन वाला वो जो था 25 वाला वो सब हट चुका है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अंत में बात करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अब नेशनल असेंबली कन्वेंशन डायरेक्टली सब जा चुका है। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को 1804 में, शुरुआत में तो एक सेनापति, एक जो ऑफिसर के रूप में काम करता है, कौंसल के रूप में, बट 1804 में अपने आप को राजा घोषित कर देता है। और प्लान निकलता है क्या कि मैं अब पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लूंगा, मॉडर्नाइजर, मैं ही पूरे यूरोप में अपना हक जमाऊंगा। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने कई कानून पास किए, जैसे आपने महिलाओं का अधिकार की बात करी, स्लेवरी था, वापस लेके आया। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने मतलब प्रमोट किया कि भाई लोगों के पास अपनी संपत्ति होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, क्योंकि आपने देखा है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह में जो क्लॉथ की क्वालिटी होती थी, वो सॉरी क्वांटिटी होती थी, वो कम हो जाती थी। कहीं जगह पर ज्यादा तोल रहा है, कहीं जगह पर कम तोला जा रहा है, तो वो सब डेसिमल सिस्टम वगैरह, यूनिफॉर्म वेट मेजर, ये सब अच्छे काम इसने किए। बट हुआ क्या, शुरुआत में लोगों को ये जो है ऐसा लग रहा था कि ये हमको आजाद दिलाएगा, हमको बहुत कुछ हमारे लिए करेगा, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के देश में देख रहे हैं, बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये क्या करता था, कई राजाओं पर अटैक करता था, उनको मारता, फिर उनकी जगह अपने रिश्तेदारों को बिठा देता था। ऐसे दूसरे दूसरे राज्यों में, दूसरे दूसरे देशों में जब लोगों ने देखा कि भाई हमारी आजादी छिन रही है, क्योंकि हर जगह नेपोलियन की सेना ही सेना है, तो उन्होंने बोला भाई ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए देखेंगे आप कि इसकी लड़ाई होती है, वाटरलू का युद्ध लड़ा जाता है, वाटरलू का युद्ध होता है और ये फाइनली हार जाता है। नाउ कमेंट सेक्शन बताइए वो कौन तीन, ऐसा तीन ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, वो कौन तीन देश थे जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, वाटरलू में नेपोलियन को हराया था। नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 1815 में नेपोलियन को किन तीन देशों ने हराया था मिलकर। उसके बाद नेपोलियन जो है यूरोप कॉन्टिनेंट से बाहर हो जाता है, नेपोलियन का सिक्का नहीं चलता, नेपोलियन भाई साहब हवा टाइट। तो यहीं पर होता हमारा क्वेश्चन, मतलब चैप्टर शुरुआत क्वेश्चन की होती है, चैप्टर आपका एंड हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं, इंपैक्ट क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का लोगों के ऊपर। तो सुनिए, लोगों के ऊपर यह आया कि भाई डाइवोर्स जो इलीगल पहले होता था वो लीगल हो गया। अब जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन हो गया था। न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, पिक्चर, ये सब जो है छपने लगा। जो हमने देखा ना रेवोल्यूशन इन द एवरीडे लाइफ, वो ये सब इंपैक्ट आया। ठीक है, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी ओल्ड रिजाइम में जो थी, दैट बिकेम द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस बात को जस्टिफाई कीजिए, क्यों नहीं बनेगी। देखिए सुनिए भाई, आपने 3 स्टेट बनाए हैं, टैक्स आप 2 स्टेट से ले रहे हैं, इसलिए दिक्कत हुआ। नोबल और क्लर्जी क्लास जो वो एंजॉय करती थी, फ्यूडल ड्यूज नोबल क्लास को मिल रहे हैं, टिथे और टाइल सरकार और चर्च क्लास ले रहा है, थर्ड स्टेट पे कर रहा है, इसीलिए जो है लड़ाई होती है। बात करते हैं सोशल डिस्पैरिटी, जो समाज में जो डिफरेंस था उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। क्यों नहीं होगा सुनिए, 3 स्टेट में आपने डिवाइड किया है, टैक्स सिर्फ
थर्ड एस्टेट दे रहा है, हैवी बर्डन टैक्स थर्ड एस्टेट पे कर रहा है, दोनों के टैक्स के बदले जिम्मेदारी इस पे जा रही है, ये चीज थी। दूसरा क्या, वाइड गैप होने लगा भाई रिच और पुअर के बीच में, क्योंकि पैसा जिन पे नहीं है वो भूखे मर रहे, जिन पे पैसा था वो मौज ले रहे थे, है ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी देखने को मिला। कैसे, वो आप याद कीजिए, 90% पॉपुलेशन के पास सिर्फ आपका 40% फार्म लैंड और 60% जो लैंड है वो किसके पास, 10% पॉपुलेशन के पास। ये सब लड़ाइयों के कारण बने। व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसफर, फिलोसफर मतलब जिन्होंने समाज को आईना दिखाया, जैसा कि जैन, जू, लोके, रूजे, मॉन्टेस्क, ये सब लोग, क्या रोल था। तो अब इन्होंने बताया कि भाई जैसे लोके ने क्या बताया कि हमारे भविष्य का फैसला राजा नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की नहीं होना चाहिए। रूसे ने बोला सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वही तीनों के बारे में लिखा हुआ है। व्हाट मेजर, कौन से रॉबेस्पियर ने मेजर लिए थे, तो देखिए मैक्सिमम फिक्सेशन की, प्राइस ऑफ ब्रेड को लेके, सैलरी फिक्स की, और उसने अपने जो क्या कहते हैं इक्वालिटी कैसे दी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दी थी। सब एक ही रोटी खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, व्हाइट फ्लोर मील बैन कर दिया गया। ये सब किया गया था, नहीं किया गया था, ये सब किया गया। चर्च वगैरह तोड़ दिए, ऑफिस बना दिए थे। कुछ 4 फिलोसफर के नाम बताने जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको लगता है कि उन्होंने सबको इंस्पायर्ड किया होगा, तो रोजे, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर एंड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये याद रखिएगा। बेस्टाइल से लोग क्यों नफरत करते थे, क्योंकि राजा की वहां पर तानाशाही दिखती थी, राजा को कोई पसंद नहीं रहा, उठा के जेल में बंद कर दिया, लोगों ने बोला पहले जेल ही तोड़ो, इसलिए। विच बैटल सील द फेट ऑफ फ्रांस, फ्रांस यानी कि फ्रांस में जो नेपोलियन जो लास्ट में 1804 में शासक बनता है, वो किससे हारा था, वाटरलू युद्ध में हारा था, ठीक है। व्हेन डिड ने, कब फ्रांस में मोनार्की खत्म होती है, रिपब्लिक बनता है, 1789 में, आपको पता है नेशनल से बनती है, 91 में क्वेश्चन ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं, 92 में जाके वो राजा को खत्म करके रिपब्लिक बना लेते हैं। जैकोबिन क्लब का रीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। विच पीरियड ऑफ फ्रांस हिस्ट्री को टेरर कहते हैं, तो 1793 टू 94, जो कि किसका था, किसका टाइम पीरियड था बच्चे, रोबेस्पियर का जो टाइम पीरियड हुआ था। नेम द मोस्ट पॉपुलर क्लब स्टार्टेड बाय फ्रेंच वुमेन, अभी तो बताया था, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिक एंड वुमेन, रिपब्लिकन वुमेन। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अपने स्प्रिंट सीजन को, अपने आराम बिंदास से एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बताइएगा जरूर कैसा लगा, कैसा रहा ये चैप्टर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।